कि हमारे पास फंक्शंस क्या है और इसकी क्या ख़ासियत है, ठीक। और फंक्शन के ज़रिए हम किस तरह फिर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो मैं उसी तरफ जा रहा था जिस तरह हमारे पास 4 कंपोनेंट्स थे, तो मैं आज फिर वो डिस्कस कर रहा 4 कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमारे पास पहला था नेम बाइंडिंग, जिसमें हम क्या कर रहे थे कि हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे। हमारे पास स्टेप्स होते थे वन आफ्टर अनदर। फिर हमारे पास क्या था, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स थे, जिसमें हम क्या करते थे, हम चॉइसेस लेते थे। इफ स्टेटमेंट था हमारे पास, वन वे चॉइस था हमारे पास, वन वे सिलेक्शन था। फिर हमारे पास टू वे सिलेक्शन था, फिर हमारे पास मल्टी वे सिलेक्शन था। इस तरह हमने सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ा भी है, जिसको हम क्या नाम दिया है, स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट भी हमने पढ़ा है। ये आ जाता है सिलेक्शन में। तीसरे में हमारे पास आ जाती है रिपीटिशन। तो रिपीटिशन में क्या आ जाता था कि हम अगर कोई कोड ऑफ जो ब्लॉक ऑफ कोड है, कोई स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, उसको अगर हम रिपीट करना चाहते हैं फॉर ए नंबर ऑफ टाइम, या फिर जब तक कोई कंडीशन हमारे पास ट्रू या फॉल्स ना हो जाए, ठीक। तो उस वक्त तक हम रिपीट करते रहते हैं, उसको बार बार एग्जीक्यूट करते हैं, बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसको हम रिपीटिशन कहते हैं। तो ये भी सी प्लस प्लस में हमने कवर किया है कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। तो इसको हम, जो सी प्लस प्लस में जिसका नाम होता है रिपीटिशन का, उसको हम कहते हैं लूप्स, LOOPS, लूप्स। तो इसमें हमने फिर 3 किस्म के लूप पढ़े हैं। एक फॉर लूप हमने पढ़ा है, फिर हमने वाइल लूप पढ़ा है, और फिर हमने डू वाइल लूप पढ़ा है। तो इसकी सारी थ्योरी भी, कंसेप्ट्स भी हमने पढ़ी है, और इसकी सारी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी हमने की है कि प्रैक्टिकली हम लूप्स को किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग सी प्लस प्लस। चौथे नंबर पे जो कंपोनेंट हमारे पास आ जाता है, और उसको हम कहते हैं मॉड्यूलराइजेशन। तो मॉड्यूलराइजेशन में हमारे पास क्या हो जाता है कि हम, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 100 लाइंस का, 100 लाइंस ऑफ कोड्स का एक प्रोग्राम होता है, या फिर 500 लाइंस ऑफ कोड का एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में फंक्शनैलिटी वाइज हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारा एक है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, उसमें कई सारे, इसमें 10 फंक्शनैलिटी है। तो उसको हम किस में डिवाइड कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसी 10 फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उन्हीं फंक्शंस को हम फिर कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन को हम आज पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस में हम फंक्शंस को किस तरह बना सकते हैं, किस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी कितनी किस्में हो सकती है, और क्या तरीक़ेकार फंक्शंस का हो सकता है। तो आज हम ये जो फोर्थ कंपोनेंट है ऑफ एल्गोरिथम, तो इसको हम कवर करेंगे, ठीक। तो इसको हम मॉड्यूलराइजेशन और एल्गोरिथम की इस्लाह में कहते हैं। और फिर जो सी प्लस प्लस या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस मॉड्यूलराइजेशन को हम क्या नाम देते हैं, फंक्शन। जिस तरह रिपीटिशन यहाँ आम इस्लाम में इसको कहा जाता था, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है, लूप्स। इस तरह मॉड्यूलराइजेशन जो है, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फंक्शन। तो ये चौथा कंपोनेंट है। फिर हम बेसिक्स की तरफ थोड़े से आ जाते हैं कि वेरिएबल की कितनी किस्में हैं, और फिर एरेज, पॉइंटर्स और स्ट्रक्चर। तो ये चीज़ें हम फिर बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आपको ये चीज़ें, और फिर किस तरह फाइल को किस तरह रीड कर सकते हैं, तो वो हो सकता है आपका फिर आखिरी लेक्चर। तो इसमें फिर हम आगे जा रहे हैं। तो ये आज का लेक्चर है। तो जो फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग ए फंक्शन, फंक्शन पैरामीटर, इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। तो फंक्शन
क्या है, जिस तरह हमने पहले एक डिस्कस किया हुआ था कि आप क्या कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपके पास होता है तो आप उसको डिवाइड कर लेते हैं, जो बहुत सारे मल्टीपल छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में। तो उससे आपका क्या हो जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उसकी सही हो जाती है। तो इसका क्या कंसेप्ट क्या है कि डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, तो आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उसको कंकर कंकर क्या मतलब, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इसका बेसिक मोटो आप समझ लें कि फंक्शन हम इस वजह से यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रक्ट ए प्रोग्राम फ्रॉम स्मॉलर पीसीज और कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आप क्या कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बना लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होते हैं, आपके बहुत छोटे छोटे स्मॉलर पीसीज या फिर कंपोनेंट्स होते हैं। ईच पीस मोर मैनेजेबल देन द ओरिजिनल प्रोग्राम। और इसमें क्या है, हर एक पीस जो है यहाँ पे, जो छोटा एक कंपोनेंट है, हर एक कंपोनेंट इसका जो है वो बजाते खुद वहाँ पे कैलकुलेशंस होती है और वो एक मैनेजेबल एक चीज़ आपके पास आ जाती है। जो ओरिजिनल प्रोग्राम में बहुत बड़ा कोड आपके पास बन जाता है तो वो मैनेजेबल नहीं हो जाता, वो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि कहाँ से एरर आ रहा है, कहाँ पे मैंने गलती की है या क्या किया है क्या नहीं किया है। जब आपके पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स उसके होते हैं तो उसमें क्या आपके पास एक आसानी पैदा हो जाती है कि आप क्या कर लेते हैं, वो मैनेजेबल आपका हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि इस फंक्शन में गलती है तो इस फंक्शन में आप चले जाते हैं। तो डिवाइडिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर चंक्स मेक आवर प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीयूजेबल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो तरह की फ़ायदे हमारे पास आ जाते हैं कि एक तो हमारे पास इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, जब हम अभी प्रोग्राम लिखेंगे फंक्शन का तो आपको पता चल जाएगा कि जो फंक्शनैलिटी आपको रिक्वायर्ड होती है उसी का फंक्शन आप लिख लेते हैं, उसी को कॉल कर लेते हो तो आप इजी हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करने में। और फिर एक बार आपने एक फंक्शन लिखा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, आप बार बार उसको कॉल कर सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, रीयूजिबिलिटी, रीयूज कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने एक कोड लिखा है और उसको आप बार बार कॉल करते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको कॉल कर लेते हैं। तो ये आपकी रीयूजिबिलिटी की जो एक फीचर है वो आपको देता है कि आप इस कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो सी प्लस प्लस में हमारे पास दो किस्म के फंक्शंस हैं। ये दो किस्म के फंक्शन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक तो है कि आपको प्री डिफाइंड जो सी प्लस प्लस फंक्शन है वो आपको मिल जाते हैं। तो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जो इसको कहते हैं, कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कौन से होते हैं कि ऑलरेडी आपके पास फंक्शंस मौजूद होते हैं सी प्लस प्लस में, जस्ट आप उसको कॉल कर लेते हैं। उसकी कौन सी एग्जांपल है, वो एग्जांपल भी हम पढ़ेंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे फंक्शन है, मैक्स वाला, मेन वाला, एवरेज वाला, फिर एस क्यू आर टी स्क्वेयर रूट वाला फंक्शन है आपके पास, पावर वाला फंक्शन है। ठीक है, तो ये मैथ्स के जितने भी ट्रिवियल जितने फंक्शन है, जिस तरह आप एक्सेल में यूज़ करते थे, तो सी प्लस प्लस में आप इसको यूज़, आपको ये स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जस्ट यू हैव टू कॉल इट। ठीक है, तो वो फिर कौन सी उसके लिए फिर आपको एक फ़ाइल इंक्लूड करना है, जिस तरह आप इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करते हैं तो इस तरह फिर वो फिर आप ये फाइल इंक्लूड करते हैं सी मैथ वाली। ठीक है, तो मैथ के जितने भी फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन, तो आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं। वो फिर आगे हम पढ़ेंगे कि आप उसको किस तरह फिर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में दो किस्म के फंक्शन है आपके पास, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन जिस तरह मैक्स मिन एवरेज स्क्वायर रूट, पावर वाला फंक्शन, इस डिजिट वाला फंक्शन, इस तरह छोटे छोटे फंक्शन आपके पास बहुत सारे हैं। तो ये स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं सी प्लस प्लस के अंदर ही। इसके अलावा भी आपको अगर किसी फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम फिर कहते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन।
इसको क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में आपके पास क्या होता है कि आप खुद से क्रिएट करते हैं फंक्शंस, क्रिएटेड बाय यूजर। यूजर आप क्या है, आप यूजर है, मैं यूजर हूँ। जो जो सी प्लस प्लस यूज करता है प्रोग्रामिंग के लिए, वो इसका क्या है, वो इसका यूजर है। ठीक है, तो आपके पास दो तरह के फंक्शन है, एक तो जो सी प्लस प्लस आपको खुद देता है, जो बिल्ट इन फंक्शन, या फिर जिसको स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं सी प्लस प्लस, जस्ट आप उसको कॉल करते हैं, कॉल करने का जो तरीका उसका होता है वो आप अप्लाई करते हैं, उसको कॉल करते हैं, उससे जो फंक्शनैलिटी वो आपको देता है, आप वो फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट करा लेते हैं और बात ख़त्म। फिर आप क्या कर लेते हैं, दूसरे तरह के जो फंक्शन है यूज़र डिफाइंड फंक्शन, तो आप क्या कर लेते हैं कि अपना फंक्शन खुद बनाते हैं। तो आज हम जो सारा लेक्चर तकरीबन है कि हम अपने फंक्शन किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एज ए यूज़र, हम अपने फंक्शन सी प्लस प्लस में हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें अगर अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें। ठीक है, आगे जाए, चलें। ठीक है, अच्छा। तो ये बाकी मज़ीद इसकी डिटेल है फंक्शंस की, कि फंक्शंस हमारे पास क्या है। तो फंक्शन की डिफिनीशन हमारे पास क्या है, ए फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो ये हमारे पास कोड होता है। कोड ब्लॉक कहाँ से शुरू होता है, ये कर्ली ब्रैकेट से शुरू होता है और कर्ली ब्रैकेट पे ख़त्म होता है, और इसके दरमियान आपका जितना भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। तो हर एक फंक्शन का अपना एक टास्क होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं डिस्प्ले का, तो वो क्या काम करेगा, वो कुछ चीज़ें आपको डिस्प्ले कराएगा। आप एक फंक्शन डिप्लॉय कर लेते हैं एडिशन का, तो क्या कर लेगा, कोई ना कोई एडिशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन तो कोई मल्टीप्लिकेशन करेगा, डिवीजन का, इस तरह जो भी आपको एक फंक्शन रिक्वायर्ड हो। ठीक है, तो वहाँ पे आप उसका नाम लिख लेते हैं और फिर उसका रेलेवेंट जो है यहाँ पे कोड लिख लेते हैं और फिर उसको कॉल कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास इसकी डिफिनीशन किया है कि फंक्शन इज़ ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। फिर हमारे पास फंक्शन अलाउ द प्रोग्रामर टू मॉड्यूलराइज द प्रोग्राम। तो ये जो मॉड्यूलराइजेशन है, ये किस चीज़ से मुमकिन है, जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट था एल्गोरिदम का, जो मॉड्यूलराइजेशन का था, तो हम वो किस चीज़ से अचीव कर सकते हैं, वो हम थ्रू फंक्शंस हम अचीव कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है, ऑल वेरिएबल डिक्लेयर्ड इन फंक्शन डिफिनीशन आर लोकल वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो किस्म के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास, जो इसके स्कोप का हमारे पास आता है। एक हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है और एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो हमारे पास होता है जब हम उसको किसी भी फंक्शन में डिफाइन नहीं करते, फंक्शन से ऊपर हम उसको डिफाइन कर लेते हैं, तो हर एक फंक्शन उसको यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, और फिर हमारे पास लोकल वेरिएबल हो गए। मैं इसके थोड़ी सी एक एग्जांपल आपको करा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, इंक्लूड यहाँ पे आईओस्ट्रीम और फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी आपका हो गया। यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल आप बनाते हैं, डिक्लेयर कर लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, एंड एक्स इक्वल टू 100। ठीक है, यहाँ पे आपने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है इंट एक्स का, और फिर यहाँ पे इंट मैन आपने बना लिया है, ये इसकी बॉडी हो गई। और फिर यहाँ पे क्या किया है, इंट वाई इक्वल टू 200। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से वेरिएबल है, जो हमारे पास एक्स वेरिएबल है, ये किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर नहीं आता। समझ में आ रहे हैं ना।
तो ये x हमारे पास किसी भी फंक्शन के बॉडी के अंदर नहीं आता, तो ये हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ये हमारे पास फंक्शन से बाहर डिफाइन हुआ है, तो मैन भी इसको यूज कर सकता है। जो मैन का फंक्शन है, दूसरे फंक्शन हम बनाते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेसिबल है टू एवरी फंक्शन इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हर एक फंक्शन को ये एक्सेसिबल, जो वेरिएबल x है, ठीक है। फिर हमारे पास ये जो दूसरा वेरिएबल है, वेरिएबल y, एंड y जो है ये कौन से फंक्शन का वेरिएबल है। यहाँ पे मैं चलो लिख लेता हूँ रिटर्न 0, ताकि ये इसका खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एंड y है, ये कौन से फंक्शन का वेरिएबल है, ये इस मेन फंक्शन का वेरिएबल है, ठीक है। कोई भी दूसरा फंक्शन इसको यूज नहीं कर सकता, किसी और फंक्शंस में हम इसको यूज नहीं कर सकते। ये इसका कौन सा वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जो लोकल वेरिएबल। तो किसी भी फंक्शन में है, जब हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, तो वो उसका क्या बन जाता है, वो उसका लोकल वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। तो जो भी हम फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, तो बाहर से एक्सेसिबल नहीं होते, वो फिर उसी फंक्शन के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो वो इसका क्या बन जाता है, लोकल वेरिएबल बन जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दो किस्म के वेरिएबल होते हैं। एक हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल होता है, जो किसी भी फंक्शन से के बॉडी के अंदर डिफाइन नहीं होता, वो बाहर डिफाइन होता है। मेन प्रोग्राम जो आपका होता है वहाँ पे डिफाइन होता है, किसी फंक्शन के अंदर वो डिफाइन नहीं होता। तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल का फ़ायदा ये होता है कि हर एक फंक्शन इसको यूज़ कर सकता है और इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता है। फिर हमारे पास लोकल, तो ग्लोबल वेरिएबल के अपने फ़ायदे हैं, लोकल वेरिएबल के अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। तो ये फिर आप टाइम के साथ साथ सीखेंगे कि आपके पास, और फिर हम करेंगे भी ये सारे एग्जांपल करेंगे लोकल वेरिएबल ग्लोबल नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप जस्ट ये नोट कर लें कि आपके पास दो किस्म के वेरिएबल है। जी माहीन, आप अनम्यूट नहीं कर सकती अपने आप को। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम। बाहर वाला जो फंक्शन आपने कहा है सर, उसकी समझ नहीं है कि बाहर वाले फंक्शन में वो यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो फंक्शन लिखते हैं वो तो ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं ना। बाहर मैंने फंक्शन तो नहीं कहा, मैंने वेरिएबल कहा है। जो एक्स वेरिएबल है ये आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है। तो आपके पास फॉर एग्जांपल अभी तक तो हमने जो पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, उसका क्या नाम होता है, मेन, ठीक है। तो अभी मैन। हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। तो ये है कि आप जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये आप हर एक फंक्शन में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अभी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, तो उसमें मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट कर लूँगा कि अगर आप मेन में कोई वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, तो आप दूसरे फंक्शन में वो वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो वाई वेरिएबल है ये मेन का अपना लोकल वेरिएबल है। ये सिर्फ मेन के बॉडी के अंदर ही यूज़ हो सकता है, बाहर नहीं यूज़ हो सकता। जो यहाँ पे वेरिएबल x है हमारे पास, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है कि हर एक फंक्शन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप मेन में भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एडिशन का एक फंक्शन है, आपके पास डिस्प्ले का एक फंक्शन है, तो आप सारे फंक्शंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ही प्रोग्राम में आपके पास मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा हुआ है, तो हम सिर्फ एक ही फंक्शन को हमने पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मल्टीपल फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इससे पहले मैंने ओके कहा कि सर। आपको थोड़ा सा समझा दूँ बिटवीन द लोकल वेरिएबल एंड द ग्लोबल वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या है, ऑल वेरिएबल डिक्लेयर इन फंक्शन डेफिनेशन आर लोकल वेरिएबल नोन ओनली इन द फंक्शन इन विच दे आर डिफाइन। अगर आप मेन में कोई फंक्शन डिफाइन, कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है, उस मेन फंक्शन का लोकल वेरिएबल होगा। तो वो किसी और फंक्शन में
आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ एक ही फंक्शन यूज़ किया है, तो वो थोड़ा सा आपको फील नहीं हुआ कि हम इसको किसी और फंक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो मोस्ट फंक्शन हैव ए लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, ठीक। तो इसमें फिर अभी हम जो फंक्शन की जो बॉडी है उसकी तरफ हम जाएंगे कि फंक्शन की बॉडी आपके पास क्या हो जाती है। तो उसमें आपके पास एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, तो वो पैरामीटर्स उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं वो फिर अभी हम नेक्स्ट अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, तो ये तो हो गया है कि अलाउ, जो सी प्लस प्लस हमें अलाउ करता है, अलाउ द प्रोग्रामर टू डिफाइन देयर ओन फंक्शन। तो हम अपने फंक्शन मेन के अलावा भी हम अपने फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो क्रिएट कस्टमाइज फंक्शन टू टेक इन डेटा, परफॉर्म ऑपरेशन, रिटर्न रिजल्ट। तो तीन तरह के हर एक फंक्शन की खुसूसियात होती है। तो वो तीन तरह की खुसूसियात क्या होती है, ये तीन तरह की खुसूसियात होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्टेंस मालूम करने का कोई फंक्शन आपके पास कोई होता है, तो आपका क्या, एक तो वो रिज़ल्ट होता है डिस्टेंस का, क्या है आपके पास। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कोई y इक्वल टू आपके पास क्या है, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर आपके पास। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो आपके पास क्या है कि इस फंक्शन में जो आप मैथमेटिक्स में इस्तेमाल कर लेते हैं, एक तो आपके पास एक रिजल्ट है, ठीक है। तो ये आपको एक रिजल्ट देगा। कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन, आपको कोई भी मैथमेटिकल फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल ये आपका एक फंक्शन है, ये आपको क्या देगा, एक रिजल्ट देगा। दूसरा काम ये क्या करेगा, इसके कुछ अपने वेरिएबल होंगे, x1 और x2 इसके अपने वेरिएबल्स है, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएबल टेक इन डेटा, वो क्या करेगा, टेक इन डेटा, कुछ डेटा ये फंक्शन लेगा। वहाँ पे ये जो फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है कि x1 को x2 के साथ ऐड करके फिर इसका स्क्वायर लेना है, तो ये क्या कहलाता है, ये ऑपरेशन कहलाता है। तो ये फंक्शन हमारे पास क्या, कुछ डेटा ये लेता है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता है और रिटर्न ए रिजल्ट, जो y है हमारे पास, ये रिजल्ट है। तो ये हमें एक रिजल्ट रिटर्न कर लेता है। तो हर एक फंक्शन का, जब आप मैथमेटिक्स की बात कर लेते हैं, आप किसी भी फिजिक्स की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस होते हैं। फंक्शन के यही तीन खासियतें होती है कि क्या वो कोई डेटा लेता है, उसका अपना कोई डेटा होता है, आपको उसको कुछ नंबर्स देते हैं, फिर उस नंबर्स पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, वो उसकी फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। और वो जो रिजल्ट उसका होता है, वो आपको क्या कर लेता है, वो आपको रिटर्न कर लेता है। तो आपको एक रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि आप एक फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो किस लिए अप्लाई कर लेते हैं, किस लिए इतनी ऑपरेशंस आप करते हैं, क्या आप क्या मकसद आपका क्या होता है, कि आपको कोई रिजल्ट दरकार होता है, ठीक है। तो आप रिटर्न ए रिजल्ट। तो हर एक फंक्शन जो है सी प्लस प्लस के अंदर, उसके ये तीन खासियतें होती है। एक तो वो डेटा लेता है, टेक इन डेटा, ठीक है। तो वो उसमें कोई वेरिएबल्स आप या फिर कांस्टेंट जो भी आपका है डेटा है, वो आप डेटा उसको देते हैं। वो बॉडी के अंदर जो आप कोड लिखते हैं, वो क्या कर लेता है, वो परफॉर्म ऑपरेशन, वो जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वहाँ पे आप परफॉर्म ऑपरेशन कर लेते हैं। और फिर एंड रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, आप रिटर्न करा देते हैं हर एक फंक्शन से, ठीक। तो इसमें ये तीन चीज़ें आपके हर एक फंक्शन में ये चीज़ें लाजमी है। तो इसको हम सी प्लस प्लस में डिफ़ाइन किस तरह करते हैं, कि इस तरह हम डिफ़ाइन कर देते हैं। एक तो एक फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन नेम आपका हो गया। जब आप सी प्लस प्लस के अंदर एक फंक्शन लिखते हैं, तो हर एक फंक्शन का आपको एक नाम
आपको देना पड़ता है कि आपके फंक्शन का क्या नाम है। ठीक है, तो फिर आप क्या डिफाइन करते हैं, पैरामीटर लिस्ट। तो ये आपके वो वेरिएबल है जो जिस पे आप परफॉर्म करना चाहते हैं, जिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये फंक्शन था आपके पास, इसमें पैरामीटर्स आपके पास कौन से थे, x1 था आपके पास और x2 था। तो यहाँ पे आपके पैरामीटर्स में क्या हो जाएंगे, x1 आपके पास हो गया है और फिर कामा और फिर x2 आपके पास हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास आपके पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, रिटर्न रिटर्न आपका क्या, रिटर्न वैल्यू टाइप, क्या आपके पास कौन सा वैल्यू यहाँ पे रिटर्न होगा। एंटीजर टाइप आपके पास रिटर्न होगी कोई वैल्यू, कोई फ्लोट टाइप आपके पास वैल्यू रिटर्न होगी, कोई करेक्टर टाइप आपके पास वैल्यू रिटर्न होगी, कोई डबल टाइप आपके पास कोई वैल्यू रिटर्न होगी। तो आपके पास कौन सी तरह की जो वैल्यू है वो पे रिटर्न होगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास इंटीजर रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे। अगर आपके पास फ्लोट रिक्वायर्ड है तो आप क्या लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे। अगर आपके पास डबल रिक्वायर्ड है, डबल आपके पास रिटर्न कर लेता है तो यहाँ पे आप डबल लिखेंगे। अगर आपके पास ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर लेता तो आप क्या लिखते हैं, वाइड, WVOID, वाइड। वाइड का क्या मतलब है कि आपके पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही। तो ये फंक्शन की डिफिनीशन में है कि आपके पास रिटर्न टाइप इसका आ जाता है, फिर इसका फंक्शन का नाम आ जाता है और फिर पैरेंथेसिस में यहाँ पे आपके पास क्या आ जाते हैं, जो पैरामीटर्स, इसके जो लोकल वेरिएबल आप डिफाइन इसको देते हैं, जो इस फंक्शन को आप जितने भी वेरिएबल्स आप देते हैं तो यहाँ के पैरामीटर्स में आ जाते हैं। यहाँ से इसकी बॉडी शुरू हो जाती है, यहाँ से यहाँ पे इसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है और फिर यहाँ पे जितना भी कोड है इसका वो यहाँ पे इन दो कर्ली ब्रैकेट के दरमियान में आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपका क्या है, यहाँ पे आपके पास आप एक मालूम करना चाहते हैं स्क्वायर। तो एक आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास है 4। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन क्या है, वाई, सॉरी ये अगर आपके पास फॉर एग्जांपल स्क्वायर का कौन सा फंक्शन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एस स्क्वायर थोड़ा सा वो ऊपर आना चाहिए लेकिन यहाँ पे मैं वो टाइप नहीं कर सकता। तो ये फॉर एग्जांपल आपका फंक्शन है कि आपके पास एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर मालूम करना चाहे, आप 4 देते हैं तो ये आपको क्या रिटर्न कर लेता है, 16। आप 2 इसको देते हैं तो ये क्या रिटर्न कर लेता है, 4। आप 3 इसको देते हैं तो वो क्या रिटर्न कर लेता है, 9 आपके पास रिटर्न कर लेता है। ठीक है, तो इसका फंक्शन अगर आप लिखते हैं, ठीक, तो इसमें क्या है, एक तो आपके पास ये कुछ रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करे, वो वैल्यू टाइप आपके पास क्या होगी, वो वैल्यू टाइप आप डिफाइन करें। फॉर एग्जांपल हम डिफाइन करते हैं कि वो वैल्यू हमारे पास क्या होगी, एंटीजर होगी। तो ये आपके पास रिटर्न वैल्यू टाइप, यहाँ पे रिटर्न वैल्यू टाइप आपके पास यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और फिर आपके पास फंक्शन का नाम आ जाता है, फंक्शन नेम। तो हमने इसको एक नाम दिया है स्क्वायर का। इस फंक्शन नेम में भी आप ये चीज़ नोट कर ले, जिस तरह वेरिएबल का नेम आप डिक्लेयर करते थे, डिफाइन कर लेते थे, इसी तरह आप फंक्शन के नेम भी उसी तरह डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन के नेम कहाँ से हो सकते हैं, एक तो आपके पास A to Z इसमें होने चाहिए आपके पास, फिर कैपिटल A to Z आपके पास होने चाहिए, फिर 0 to 9 उसमें होना चाहिए और फिर उसमें अंडरस्कोर। तो ये इस करेक्टर से, ये अल्फ़ाबेट से फंक्शन का नेम आपके पास होना। जिस तरह आप वेरिएबल के नाम जिस तरह डिफाइन करते थे उसी तरह फंक्शन के नाम भी आप उसी अल्फ़ाबेट से डिफाइन करते थे, और आपके पास फंक्शन का नेम कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पे फंक्शन का नेम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं स्क्वायर, और फिर यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस में आप इसको वेरिएबल एक दे देते हैं।
तो वेरिएबल का क्या है, फॉर एग्जांपल हम इसको एंट वाई, एंटीजर वाई, कोई एंटीजर वैल्यू इसको दे देते हैं। फिर यहाँ से इसकी बॉडी शुरू हो जाती है और यहाँ से इसकी बॉडी ख़त्म हो जाती है। और फिर जब भी ये कोई यहाँ पे रिटर्न टाइप वैल्यू यहाँ पे वाइड नहीं है, यहाँ पे वाइड तो नहीं है, अगर वाइड है तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे एंटीजर है, फ्लोट है, आपके पास करेक्टर है, डबल है, कोई भी टाइप हो आपके पास, तो ये फिर उसी टाइप की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करेगा। जिस तरह आप मैन में करते हैं रिटर्न 0, ठीक है, क्योंकि मैन में आप यहाँ पे एंटीजर लिखते हैं तो आपको लाजमी कोई ना कोई वैल्यू जो है एंटीजर वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। तो ये इस वजह से हम रिटर्न 0 इंटीजर में मेन में हम लिखते हैं। तो आपको क्या रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न y मल्टीप्लाई बाई वाई। तो आप इसका स्क्वायर जो y जो यहाँ पे आपने लिया हुआ था, जो वेरिएबल एज ए पैरामीटर लिया हुआ था, उसको आप डबल करके y मल्टीप्लाई बाई वाई उसका स्क्वायर लेके आप यहाँ पे रिटर्न कर लेते हैं। तो ये इसकी डिफिनीशन है कि आप का फंक्शन किस तरह, एक तो रिटर्न टाइप, फिर इसका नाम, और फिर इसके पैरामीटर लिस्ट, और फिर इसकी बॉडी। बॉडी में आपके बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका परफॉर्म ऑपरेशन नहीं हो जाता तो आप वो एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, 100 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, 200 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं। जिस तरह मेन के अंदर, मेन भी आपका एक फंक्शन ही है ना, तो उसमें आपके मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स आपके पास होते हैं। तो इसी तरह जब आपका यूज़र डिफाइंड एक फंक्शन होता है तो उसमें भी आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपके पास हो सकते हैं। अच्छा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास हम कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन को। तो हम कैसे ये लिख लो या फिर यहाँ ही समझा दूँ, इसका प्रोग्राम लिख ले या फिर यहाँ ही समझा दे। जी अब्दुल कादिर, क्या करें? चैट ना करे ना, रेज हैंड कर ले यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, उरूसा इफ्तिखार जफर, सारे प्रोग्राम लिख दें सर। लिख लूं? लिख अच्छा Yes, चले, यस सर। ठीक है, चले अनम्यूट कर ले अपने आप को। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं किधर गया मेरा डिव C++। आप यहाँ पे एक न्यू करते हैं, सोर्स फाइल आप बनाते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर देते हैं, example1 आप, या आप इसको कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। फिर आप यहाँ डेस्कटॉप में मैं जाता हूँ, यहाँ पे CPP फाइल आपके पास है, मैं नया फोल्डर एक बनाता हूँ यहाँ पे। आज QCR10 है, QCR10 आपका फोल्डर आपका आज बन जाएगा। इसको मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं नाम दे देता हूँ function1 का, ठीक है। तो आप यहाँ पे हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हम कोई भी फंक्शन हम डिस्प्ले कर लेते हैं और वो जस्ट आपको ग्रीट करेगा। तो सबसे सिंपल जो फॉर एग्जांपल आपको क्या करेगा, यहाँ पे जिस तरह हमने लिखा है कि हेलो देयर, ठीक है, तो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, सिर्फ ये एक लाइन डिस्प्ले करेगा, हेलो देयर, ठीक है। मैं चलो इसमें एक और लाइन भी ऐड कर लेता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है। तो वो आपको एक ग्रीट करेगा। तो आप यहाँ पे किस चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं, जो अच्छा ये नहीं था ये, अच्छा, तो ये आपके पास इंक्लूड आ गया, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, उसी तरह आप ऐड करेंगे। फिर आप क्या करेंगे,
यूजिंग नेम स्पेस std आप करेंगे। फिर यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन आपके पास एक तो मेन हो गया ना, इंट मेन, ठीक है, तो वो आपके पास ऑलरेडी हर एक में होगा, तो उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है, क्योंकि मेन फंक्शन आपका वो एक फंक्शन है जो आपके हर एक फाइल में कॉल होता है, तो आपके पास मेन तो होगा ही होगा। इसके अलावा आप एक फंक्शन बनाना चाहते हैं जो आपको क्या करेगा कि हेलो देयर वेलकम टू C++, आपको ये दो स्टेटमेंट आपको प्रिंट करके देगा। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। तो क्योंकि आपने सिर्फ क्या करना है, सिर्फ डिस्प्ले कराना है, आपने कोई रिटर्न इससे कोई वैल्यू नहीं करनी, तो हम क्या इसका रिटर्न टाइप हम क्या रख लेते हैं, वाइड, हमें कोई इससे रिटर्न की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई वैल्यू हमें ये रिटर्न ना करे। फिर इसका एक नाम, जो रिटर्न टाइप इसका हो गया है, फिर इसका एक नाम हो गया ग्रीट। ग्रीट का क्या है, कोई ग्रीटिंग्स, मैं इसका नाम एक लिख लेता हूँ कि ग्रीटिंग्स हमें देगा। फिर यहाँ पे जो पैरामीटर इसके है, कोई भी पैरामीटर, मतलब ये इसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो पैरामीटर लिस्ट भी कोई नहीं है इसका। ये जस्ट क्या करे, हमें एक सी आउट हमें स्टेटमेंट ये दे दे हेलो देयर, और फिर \n यहाँ पे कर ले, और फिर हमें दूसरा एक स्टेटमेंट यहाँ पे डिस्प्ले करा है कि वेलकम टू C++ फंक्शंस, \n यहाँ पे हो गया है। तो ये दो स्टेटमेंट हमें ये डिस्प्ले करा के दे, तो इसमें हमने पहले ये फंक्शन बना लिया है। फिर ये तो हमने बना लिया है, ये तो इसकी डिफिनीशन हो गई है, इसमें हमने वाइड, इसका रिटर्न टाइप हमारे पास कोई नहीं है। फिर हमारे पास ग्रीट हमारे पास आ गया है, फिर इसने हमें ये डिस्प्ले करा लिया है, मैसेज डिस्प्ले, इसकी बॉडी। तो हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे, जो ग्रीटिंग्स का हमने एक फंक्शन बनाया है, तो हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे। इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप पहले ये जहन में रख ले फॉर द टाइम बीइंग कि आपने जो भी फंक्शन बनाना है, यहाँ पे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन आपने बनाना है, तो उसकी जो बॉडी है, उसकी यहाँ पे जो सारा कोड है, वो मेन के ऊपर आएगा। वो कहाँ पे आएगा, मेन के ऊपर। मेन के ऊपर इस वजह से आएगा ताकि इसकी बॉडी पहले आ जाए, और फिर मेन में अगर हम इसको कॉल कर लेते हैं तो इसमें ये होगा कि मेन को पहले से पता होगा कि इसकी बॉडी वहाँ ऊपर पड़ी हुई है। अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे, मैं आपको पहले ये और करके देखता हूँ, तो फिर वो एरर में जनरेट करके आपको देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको कॉल किस तरह करेंगे, कॉल यहाँ पे जस्ट करेंगे ग्रीटिंग्स, आपने फंक्शन का नाम यहाँ पे लिख लिया है, और फिर पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज आपने कर ली है, और फिर यहाँ पे एक सेमीकोलन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है फंक्शन कॉलिंग। क्या है आपके पास, फंक्शन कॉलिंग। जब आप फंक्शन, और ये आपके पास क्या था, फंक्शन डिफिनीशन। ये आपके पास फंक्शन डिफिनीशन हो गया, जिसमें आप डिफाइन करते हैं किसी भी फंक्शन को, और यहाँ पे आप इसको कॉल कर लेते हैं। आपने एक फंक्शन यहाँ पे बना लिया है, और यहाँ पे आप इसको कॉल ग्रीटिंग, और फिर आप क्या हो गया है, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस इसका है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर्स इसके नहीं दिए, तो यहाँ पे भी कोई पैरामीटर्स नहीं देंगे, और फिर सेमीकोलन आप इसको एज ए स्टेटमेंट आप कर लेते हैं। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। यहाँ पे ये आपका कंपाइल हो गया है, फिर हम इसको रन कर लेते हैं, तो आपका ये क्या है, हेलो देयर वेलकम टू C++ फंक्शन, ठीक। तो ये आपके पास किस तरह हो गया है, ये आपके पास इस तरह यहाँ पे जिस तरह है आपके पास कि आप आयोस्ट्रीम, आपके पास ग्रीटिंग का आपने एक फंक्शन बनाया है, फिर मेन को इसको
मेन में इसको फिर कॉल कर देते हैं। ये आपके पास हो गया है फंक्शन कॉल। ठीक है, तो इसमें अगर है कोई क्वेश्चन अभी बता दे। दूसरा मैं जो कह रहा था कि आप लाजमी बात है कि इसको ऊपर लिखेंगे। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता, बल्कि कट कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैंने पहले मैन को यहाँ पे डिफाइन किया है, फिर यहाँ पे ग्रीटिंग को। तो मैं जब कंपाइल करता हूँ ये, इसको मुझे एरर आना चाहिए। ये देख ले कि ग्रीटिंग्स वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, ये कंपाइलर इसको जानता ही नहीं है कि ये ग्रीटिंग्स कौन सी बला है, ये किस चीज का नाम है, क्योंकि ये इसके ऊपर, ये इसके नीचे आ रहा है। तो नीचे क्योंकि कंपाइलर इस लाइन से स्टार्ट करता है, फिर ये कंपाइल करता है, फिर ये कंपाइल करता है, फिर यहाँ पे आता है ये कंपाइल, तो उसका को पहले कंपाइल नहीं करता। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपने फंक्शन की डिफिनीशन लिखनी है, जो फंक्शन आपने बनाना है, वो मेन से ऊपर आना चाहिए, मेन से ऊपर, क्योंकि ये पहले कंपाइल होगा, फिर बाद में इसको आप मेन में यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। जी माहिन। सर मेन जो हमारे पास फंक्शन है वो कौन कौन से मतलब वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ये आप जरा क्लियर कर दें। कौन सा मेन? यस सर। मेन आपका मेन फंक्शन है। तो हर एक, जो भी मैंने अभी एक प्रोग्राम लिखा है फंक्शन 1.cpp, ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपाइलर आपका कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर आपका ग्रीटिंग फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता, वो आपका सीधा सीधा जाता है मेन। जो मेन आपका एक फंक्शन है MAIN, तो आपका ये एक मेन फंक्शन है। कंपाइलर आपका ये मेन फंक्शन आप एग्जीक्यूट, तो आप जितने भी फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मेन में उसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेन आपका एक कॉलिंग बॉडी है, आपका एक मेन फंक्शन है हर एक प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये आपके पास एक मेन का एक आ गया है कि C++ के अंदर आपके पास एक मेन एक फंक्शन होता है। बाकी जितने भी फंक्शन होते हैं वो मेन के अंदर ही कॉल होते हैं। तो ये आपके पास एक फंक्शन की जो सिंपल सी एक डिफिनीशन हो गई। तो हम अभी इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, सेव एज कर लेते हैं फंक्शन टू स्क्वेयर के नाम से, SQUARE स्क्वेयर। आप क्या कर लेते हैं कि एग्जाम्पल2 ऑफ फंक्शन में आपको थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर ले, टू फाइंड स्क्वायर ऑफ ए नंबर। तो उसमें हम फिर कर लेते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे वाइड है, तो ये इसको हमने चेंज करना है कि ये आपको कौन सा कोई नंबर आपको रिटर्न करके देगा, है ना। ठीक है, तो ये इंटीजर इसका रिटर्न टाइप हो गया है। इसका जो नाम है ये मैं चेंज कर लेता हूँ स्क्वायर के नाम से, तो ये आपका स्क्वायर बन जाएगा। और ये एक वेरिएबल लेगा, इंट x आपका कोई वेरिएबल आपका है, तो ये आपका वेरिएबल। और ये फिर यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। आप यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर ले, x SQR स्क्वायर आपका हो गया है इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाई x। तो ये आपका क्या हो गया है कि एक्स स्क्वायर आपने एक लोकल वेरिएबल आपने डिफाइन कर लिया है, और उसमें आपने क्या किया है, x मल्टीप्लाई बाई x आपने उसमें स्टोर कर लिया है। और फिर आपने क्या कर लिया, रिटर्न SQR। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया है आपका कि आप कोई भी नंबर आप लेते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं चलो ये क्वेश्चन ले लेता हूँ। कौन था यहाँ पे, किसने रेज हैंड किया था? हाँ जी,
सर हमने स्क्वायर का वैल्यू वेरिएबल लिया है, वो फंक्शन लिया है, तो उसके लिए हमें पहले लाइब्रेरी इंसर्ट नहीं करनी पड़ेगी सी मैथ नहीं वाली? नहीं नहीं, ये तो खुद हम जो है वो खुद ही इसकी फंक्शनैलिटी भी खुद ही डिफाइन कर रहे हैं ना यहाँ पे, कि स्क्वायर किस तरह काम करेगा। स्क्वायर एक वेरिएबल है, उसमें x का स्क्वायर रखेगा, x मल्टीप्लाई बाय x, और फिर इसको रिटर्न करेगा। वो जब हम सर उसके जो ऊपर बिल्ट जो इन हमें क्या जो बिल्ट इन फंक्शन है उसका मैं अभी आपको करूंगा। ये खुद हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर का पहले वाला जो हमने लिखा है इंटर स्क्वायर एंड देन उसके अंदर हमने वेरिएबल भी लिखा है, वेरिएबल को डिफाइन किया इंटर एक्स, वो वाला वहां पे। कहाँ पे आप यहाँ पे कोई बात कर रही है? सर फंक्शन डेफिनेशन के नीचे वहीं पे। यहाँ पे यस सर ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि स्क्वायर का एक फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर का एक फंक्शन डिफाइन किया है, स्क्वायर का फंक्शन है, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये एज ए पैरामीटर क्या लेगा, एक ही वेरिएबल लेगा एंड एक्स के नाम से। तो हमारे पास इसकी फिर ऑपरेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंक्शन की ये जो तीन चीजें हैं ये हमने इसकी डिमॉन्स्ट्रेट करा है कि टेक इन डेटा, तो वो हमारे पास कौन सा डेटा ले रहा है, एक्स का, ठीक है। फिर परफॉर्म ऑपरेशन, ऑपरेशन यहाँ पे ये परफॉर्म ऑपरेशन करेगा और रिटर्न ए रिजल्ट, और यहाँ पे इंटीजर एक रिटर्न हमें कर रहा है, ठीक है। तो हम उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो तीन चीजें ये करेगा कि एक तो ये डेटा लेगा एक्स का, फिर वो क्या करेगा, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये ऑपरेशन इसने परफॉर्म कर लिया है। फिर हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा, तो रिटर्न हमारे पास क्या करेगा, वही स्क्वायर एस क्यू आर हमारे पास एस क्यू आर क्या है, एक वेरिएबल है, एस स्क्वायर हमारे पास क्या है, फंक्शन है। समझ में आ गई है बात? ओके सर। ठीक है। तो ये हमारे पास अभी क्या है कि हम यूजर को कोई डिस्प्ले कराते हैं मैसेज के आप क्या एंटर ए नंबर, आप क्या करें, कोई भी नंबर आप एंटर करें, और फिर CIN, और यहाँ पे नंबर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, और मेरे ख्याल से कोई मसला हो गया था इंटरनेट का। सर वो सिग्नल इशू हो गया था, आपकी आ, आवाज नहीं आई थी, अब आ रही है। अभी आ रही है, चले ठीक है, ओके। यस सर। तो आप क्या कर ले, पहले पहले नंबर को यहाँ पे डिफाइन कर ले। तो इंटीजर नंबर आपके पास एक हो गया है, ठीक है। तो आप एक इंटीजर नंबर, इंटर ए नंबर, CIN नंबर आपने कर लिया है। फिर आप क्या कर लेते हैं कि आप इसका स्क्वायर मालूम करते हैं। तो आप क्या, आपके पास इंटीजर s एक आपके पास स्क्वायर का एक हो गया है, तो आपके पास स्क्वायर नंबर, तो आप इस तरह इसको फिर कॉल कर सकते हैं। ये आपके पास क्या हो गई है, ये आपके पास फंक्शन कॉलिंग हो गई है। तो आप इस तरह किसी भी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं कि एंड s आपका हो गया है, इंटीजर s आपने डिफाइन कर लिया है, और फिर स्क्वायर आपने यहाँ पे कॉल कर लिया है, और उसमें एज ए पैरामीटर आपने क्या डाल दिया है, नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, यहाँ पे रिटर्न किस में हो जाएगी, वेरिएबल s में, ठीक है। तो इसमें ये आप जहन में रख रहा है कि आप किसी भी फंक्शन उसी तरह ही है ना, जिस तरह आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या है, फंक्शन है, और y में उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है, s आपके पास एक वेरिएबल है,
एस आपके पास एक वेरिएबल है और यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू जो स्क्वायर नंबर की वैल्यू जो है वो उसमें आ जाएगी। तो ये आपके पास यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे स्क्वायर में नंबर, यहाँ पे फिर इस नंबर की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स में, ठीक है। और फिर x की स्क्वायर आ जाएगी SQR में, SQR आपका रिटर्न हो जाएगा और रिटर्न होके आपकी वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, ये सारी S में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप जस्ट फिर डिस्प्ले कर ले सी आउट द स्क्वायर ऑफ द जो आपका नंबर है, नंबर, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, और आपके पास क्या है, एस, और फिर आपके पास यहाँ पे एंड एल आ जाएगा। तो ये आप यहाँ पे डिस्प्ले करा लें। एक बार मुझे ये डिस्प्ले करा लेने दे, मैं आपके क्वेश्चन पे लेता हूँ मोहम्मद अब्दुल रहमान, ठीक। मैं इसको कंपाइल करते हूँ और SQUAR, ठीक है, UAR है, सॉरी, ठीक। तो ये वो इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है। तो ये आपके पास कंपाइल हो गया है। फिर आप क्या कर लेते हैं, एंटर ए नंबर, आप कोई भी नंबर आप इसमें एंटर करते हैं, 4 में एंटर करता हूँ। फिर आपको क्या, स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। आप कोई भी नंबर आप एंटर करते हैं, आप कहते हैं 5, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। तो ये आपके पास हमने ये परफॉर्म कर लिया है, ये टास्क परफॉर्म कर लिया है, लेकिन हमने क्या यूज़ किया है, हमने फंक्शन को यूज़ किया है। हमने किस चीज़ को यूज़ किया है, फंक्शन को। यहाँ पे फंक्शन की डिफिनीशन हमने की है, फंक्शन डिफाइन किया है, ये हमें रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, एंटीजर वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। फिर यहाँ पे ये स्क्वायर इसका नाम है, फिर ये कुछ पैरामीटर्स में वेरिएबल्स लेगा और फिर वो वेरिएबल्स को डबल करेगा, स्क्वायर लेगा, और फिर वही वेरिएबल हमें जो स्क्वायर का जो है रिजल्ट है वो हमें रिटर्न करेगा। मेन में हमने इसको फिर इस तरीके से कॉल किया है। जी अभी मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब्दुल रहमान किधर गया है? हाँ जी जी, सर वही हमने बताना था, स्केयर का हाँ स्पेलिंग वो गलत है तो गलत आए, वही बता। ठीक है। चलो इसमें है कोई क्वेश्चन है तो बता दे मुझे, अपना रेज हैंड कर ले अगर इसमें कोई क्वेश्चन है। आप किस तरह फंक्शन को किस तरह डिफाइन किस तरह करते हैं, क्या करते हैं क्या, ठीक है, हो गया है। अच्छा, फिर ये आपके फंक्शन कॉलिंग हो गई है, ये आपके पास फंक्शन की डिक्लेरेशन हो गई है, फिर आप कॉलिंग फंक्शन हो गई है आपके पास, ठीक है। तो आपके पास वही पैरामीटर्स जो है, जो पैरामीटर्स आप डिफाइन करते हैं, जिसको हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, इसको हम पैरामीटर्स भी कहते हैं और इसको हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं, दोनों चीज़ें हम इसको कहते हैं। फंक्शन कैन डिक्लेयर विद पैरामीटर, जिस तरह हमने अभी स्क्वायर का किया हुआ था, तो उसका पैरामीटर था, पैरामीटर का कितने पैरामीटर्स थे उसके, एक ही पैरामीटर था, इंट एक्स। अगर 2 पैरामीटर हो तो आप उसको विद कॉमा सेपरेट कर सकते हैं, और इसको हम आर्गुमेंट्स भी कहते हैं। ए पैरामीटर इज अ वैल्यू दैट इज पास्ड व्हेन डिक्लेयरिंग ए फंक्शन। तो आप वो फंक्शन को वही वैल्यू जो है वो फिर पास कर, फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर द फंक्शन बिलो। तो ये इसका क्या है, वाइड, रिटर्न टाइप इसका क्या है, वाइड है। तो ये हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं, यहाँ पे कोई रिटर्न की स्टेटमेंट नहीं है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी क्या है, वाइड है। तो ये हमें कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा। फिर यहाँ पे इसका नाम आ गया है प्रिंट नंबर, और फिर आपके पास यहाँ पे एक ही पैरामीटर इसका आ गया है, एक ही वेरिएबल पैरामीटर आ गया है एंट नंबर, और वो फिर इसको क्या कर लेता है, डिस्प्ले कर लेता है सी आउट नंबर। तो ये इसका मतलब छोटा सा एक फंक्शन है, ये इसका काम है। हियर द एंट वेरिएबल नंबर, जो एंट वेरिएबल नंबर है यहाँ पे, ये फंक्शन पैरामीटर कहलाता है। वी पास ए वैल्यू टू ए फंक्शन पैरामीटर व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन। जब हम इसको कॉल करते हैं तो हम इसको एक वैल्यू असाइन कर लेते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किया गया है, जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे जब हम इसको कॉल करते हैं, यहाँ पे हमने कॉलिंग की है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने इसको जो नंबर है यहाँ पे हमने यूजर से लिया है, उसी को एज ए पैरामीटर इसमें पास किया है, ठीक है। और ये भी जहन में रखे कि यहाँ पे अगर ये इंटीजर है तो यहाँ पे ये नंबर भी इंटीजर ही होगा, तो इसका डेटा टाइप हमारे पास सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यू, हम इसको कोई भी वैल्यू यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। तो जब हम कॉल करते हैं इसको, वहाँ पे हम इसको वही वैल्यू जो है एज ए पैरामीटर हम इसको असाइन, वी पास ए वैल्यू टू द फंक्शन पैरामीटर व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, ठीक। तो ये हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ गया है कि फंक्शन विद पैरामीटर्स। तो ये हमारे पास पैरामीटर, इसमें कितने पैरामीटर्स है, इसमें हमारे पास 2 पैरामीटर्स है। तो इसका क्या है, रिटर्न टाइप हमारे पास कोई नहीं है, वाइड है, तो ये हमें कोई रिटर्न नहीं कर रहा। फिर डिस्प्ले नंबर, तो ये डिस्प्ले नंबर जो है, डिस्प्ले नम, ये फंक्शन का नाम है। और फिर ये हमें कितने पैरामीटर्स है इसके, इंट n1 और फ्लोट n2। तो इसके ये पहले पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है हमारे पास, इंटीजर है, और दूसरे का क्या डेटा टाइप है, n2 का हमारे पास क्या डेटा टाइप है, फ्लोट है। तो ये द एंड नंबर इज n1, द डबल नंबर इज n2, ठीक। तो ये हमारे पास 2 ये डिस्प्ले के स्टेटमेंट आ गए, ये फंक्शन की हमारे पास खत्म हो गई है। फिर हमने जो कॉलिंग के लिए, ये हमारे पास, ये वैसे हमारे पास नहीं होना चाहिए, ये हमारा फ्लोट नहीं होना चाहिए, ये हमारे पास डबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास डबल होना चाहिए, ये भी, क्योंकि ये डबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये जस्ट मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ हमारे पास, ये इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ, फंक्शन 3 के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ इसको। यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्या है, पेस्ट कर लेता हूँ इसको यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक तो वही आईओ स्ट्रीम आपने कर लिया है, फिर आपने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर लिया है, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका नाम है एक, और 2 पैरामीटर, 2 वेरिएबल एज ए पैरामीटर लेता है, एक इंटीजर और एक डबल, ठीक है। हमें फिर उसको बताता है कि हमारे पास n1 है, ये हमारे पास इंटीजर है, और n2 जो है, नंबर 2 जो है हमारे पास, ये डबल है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 2 वेरिएबल हम डिफाइन कर लेते हैं, इंट नंबर 1 इक्वल टू 5, इंट नंबर 2 इक्वल टू 5.5, और डिस्प्ले नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 1 num1 n1 में चला जाएगा, और num2 इसमें चला जाएगा n2 में, ठीक है। और वो हमें डिस्प्ले, तो इसको हम कंपाइल करते हैं यहाँ पे, और फिर हम इसको रन कर लेते हैं, तो ये हमें ये डिस्प्ले कर रहता है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एंड एल में अगर कर लूँ, ये एंड एल, ठीक है। तो ये हमें अभी सही तरह डिस्प्ले करेगा, ये हमें द एंड नंबर इज 5 और द डबल नंबर इज 5.5। तो ये आपके पास मल्टीपल जो आपके पास पैरामीटर्स है, उसकी एग्जांपल आपके पास आ गई है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे, ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास रिटर्न जो हमने अभी कर लिया है कि आपको ये वैल्यू भी रिटर्न कर सकता है, जिस तरह स्क्वायर का हमने एग्जांपल किया है, तो स्क्वायर में आपको एक नंबर वो रिटर्न कर दे। इन द प्रीवियस प्रोग्राम वी हैव यूज वाइड, ठीक है, हमने वाइड यूज किया था। वाइड का क्या मतलब है कि वो फंक्शन कोई हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। दिस मीन द फंक्शन इज नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, तो वो हमारे पास कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है।
इट्स आल्सो पॉसिबल टू रिटर्न जी माहीन, एक मिनट मैं जरा इसको बंद कर दूं जी। सर वहाँ पे जो हमारे पास डबल में आया था वहाँ पे हमारे पास 5.5 आया था, वो 5 में जो पॉइंट था वो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन ऐसा यूज़ हो रहा था या फिर पॉइंट था, क्योंकि पॉइंट के लिए तो हम लोग फ्लोट यूज़ करते हैं ना। नहीं, फ्लोट भी यूज करते हैं, डबल भी यूज करते हैं और लॉन्ग डबल भी यूज करते हैं, ठीक है। जो ओके सर। जो एंड सर वाइड जो है, हाँ सर वाइड हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें सी आउट की स्टेटमेंट लिखनी हो, मतलब रिटर्न हमें कुछ ना करना हो, हाँ, हमें कुछ तो नहीं हम रिटर्न सी करना आउट की हो। हम फिर सी आउट की स्टेटमेंट लिख देते हैं। हाँ, जो हमारे पास जो डिस्प्ले के फंक्शन होते हैं, इस तरह के फंक्शन होते हैं, तो उसका रिटर्न टाइप हमारे पास वाइड होता है, उसका वो हमें कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता। लेकिन फॉर एग्जांपल हमें इस तरह के फंक्शन लिखते हैं कि वो हमें वैल्यू भी रिटर्न कर लेता है, तो उसका फिर हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये एक एडिशन का फंक्शन है, यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्क्वायर का फंक्शन था, ये क्या है, ये एडिशन का फंक्शन है। ये क्या करता है, दो पैरामीटर्स, दो वेरिएबल एज ए पैरामीटर लेता है, एंड ए और एंड बी, उसको ऐड कर लेता है और हमें रिटर्न कर लेता है, ठीक है। तो ये हमें रिटर्न टाइप इसका क्या है, रिटर्न टाइप कौन सी टाइप की वैल्यू हमें रिटर्न करेगा, एंटीजर टाइप की वैल्यू, यहाँ पे वो वैल्यू हमें रिटर्न कर लेता है। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू है जो रिटर्न कर लेता है, उसको हम किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्टली डिस्प्ले भी करा सकते हैं सी आउट में, और उसको किसी वेरिएबल में हम स्टोर भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया है। मैंने उसको एस वेरिएबल में स्टोर किया है। एक मिनट में जरा, हाँ, मैं उस प्रोग्राम को दोबारा खोलूँ, मैं ओपन यहाँ पे फंक्शन टू स्क्वायर, तो यहाँ पे आप देख ले एस जो वेरिएबल है हमारा, मैंने क्या किया है कि हमने जो स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू है जो रिटर्न है, वो उसको डायरेक्टली मैंने एस में स्टोर कर लिया है। तो इसमें हम यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं और हम डायरेक्टली डिस्प्ले भी करा सकते हैं। डिस्प्ले का मैं अभी आपको करा के दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। मैं यहाँ पे इसको जस्ट यहाँ पे इसको मैं स्क्वायर ऑफ नंबर इज इंस्टेड ऑफ एस, आप यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर नंबर डायरेक्टली आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डिस्प्ले भी करा सकते हैं और यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे कंपाइल हो गया ये हमारे पास, और फिर रन कर लेता हूँ। आप कोई भी नंबर यहाँ पे लेते हैं 4, तो ये देख ले स्क्वायर, आप इन दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है हमारे पास, ठीक है। तो आपको जो आपके पास जो रिटर्न जो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो आप उस वैल्यू को आप किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और आप डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू को डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। तो ये आपके पास रिटर्न की आ गई है कि इट इज आल्सो पॉसिबल टू रिटर्न अ वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन, फॉर दिस वी नीड टू स्पेसिफाई द रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे रिटर्न टाइप हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा of the function during function declaration, then the return statement can be used to return a value from a function, ठीक है। तो ये जिस तरह ये फंक्शन एडिशन का फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया, दो वेरिएबल को एज ए पैरामीटर लेता है, इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे एंटीजर है और वही जो एंटीजर एक वैल्यू है ये हमें रिटर्न कर रहा है। और इस वैल्यू को हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो इस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर भी करा सकते हैं और डायरेक्टली डिस्प्ले भी करा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं। Here we have the data type end instead of void, ठीक है। तो हम void को हमने end से चेंज किया है। This means that the function return an end value, तो ये हमें क्या करेगा, एक integer value return करेगा। तो ये हमारे पास एक एडिशन का फंक्शन है कि हमारे पास क्या है कि दो वेरिएबल्स को आप किस तरह, तो ये एडिशन का है। फिर हम फंक्शन फॉर यहाँ पे एक बना लेते हैं, फंक्शन फॉर हम बना लेते हैं,
ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, क्या करें, यही एडिशन का एक फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, तो एडिशन का फंक्शन टू एड 3 नंबर्स, हम थोड़ा सा इसको मुश्किल कर लेते हैं कि आपके पास 3 नंबर्स को ऐड कर ले, ठीक है, और उसका एवरेज निकाले। ऐड 3 नंबर एंड इट्स एवरेज। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि आपके पास ये भी कैलकुलेट कर ले, एडिशन का भी कैलकुलेट कर ले, और फिर आपके पास जस्ट ऐड 3 नंबर एंड डिस्प्ले एंड रिटर्न इट्स एवरेज। ठीक है, तो आपके पास एवरेज आपके पास रिटर्न कर ले, क्योंकि आपके पास रिटर्न एक वैल्यू हो सकती है, एक फंक्शन से आपके पास एक ही वैल्यू रिटर्न हो सकती है। ठीक है, तो आप या फिर इसकी एडिशन, जो एडिशन का है वो, या फिर वो आप रिटर्न करेंगे, या फिर इसका एवरेज। तो हमने क्या डिसाइड किया है कि हम इसका एवरेज मालूम करते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक है, आपके पास एवरेज का एक फंक्शन है, और ये आपके पास क्या वैल्यू रिटर्न करेगा। ये आपके पास एवरेज आपके पास क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट में होता है, तो आप उसको फ्लोट, आप क्या रिटर्न टाइप, ये कौन सी वैल्यू रिटर्न करेगा, फ्लोटिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे एंट x1 आपके पास आ गया है, ये आपके पास एंट x2 आपके पास आ गया है, और फिर एंट x3 आपके पास आ गया। तो 3 वेरिएबल आपके पास आ गए हैं, एवरेज का एंट x1, एंट x2 और एंट x3 आपके पास आ गया है। ठीक है, तो आप 3 वेरिएबल्स को, 3 इंटीजर वेरिएबल्स को लेते हैं यहाँ पे। तो एंट, यहाँ पे आपने सम का एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, x1 प्लस x2 प्लस x3, आपने यहाँ पे सम मालूम कर लिया है, और फिर यहाँ पे एंट एवरेज, यहाँ पे AVG में वैसे कर लेता हूँ वो, क्योंकि एवरेज हमने इसका नाम दिया है तो वो दोबारा हम नहीं यूज कर सकते। AVG इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाई 3, सॉरी डिवाइड बाई 3, और हम रिटर्न क्या कर लेते हैं, AVG। ठीक है, क्योंकि हमने एक ही जो वेरिएबल है इसको हम, और यहाँ पे एंट नहीं होगा, मैंने फिर गलती की है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा फ्लोट। ठीक है, तो ये आपके पास फ्लोटिंग एक वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन है, तो डिवीजन में हमेशा आपके पास कोई फ्लोटिंग वैल्यू, ज्यादा चांस यही है कि आपके पास फ्लोटिंग वैल्यू कोई आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज का रिटर्न, आप एवरेज मेन में आप क्या कर लेते हैं, एंट नंबर 1 आपके पास हो गया, N1 में इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, N1 हो गया, N2 हो गया, और फिर N3 हो गया। तो आप क्या कर लेते हैं कि एंटर 3 नंबर्स। यहाँ पे एक ये भी हो, आपको मैं समझा दूं कि आप एक ही लाइन में 3 नंबर आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट के जरिए आपके पास N1, फिर आप यहाँ पे N1 आपके पास हो गया, फिर इसी ग्रेटर देन साइन N2 आपके पास हो गया, फिर ग्रेटर देन साइन, और फिर आपके पास N3। तो आप 3 नंबर एक ही स्टेटमेंट से एंटर करा सकते हैं। तो आपने 3 नंबर एंटर करा लिए हैं, और यहाँ पे आपने क्या क्या कर लिया है, एंड AB, जो भी आप एंड यहाँ पे, सॉरी, आपके पास क्या होगा, ये रिटर्न हमारे पास क्या कर रहा है, फ्लोट, तो ये इसका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट। ठीक है, तो फ्लोट AB इक्वल टू आपके पास एवरेज, एवरेज का फंक्शन है, और आप कौन से इसमें पैरामीटर देंगे, N1, N2 और फिर N3। ठीक है, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, तो द स्क्वायर तो नहीं होगा, द एवरेज ऑफ 3 गिवन
नंबर्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, ए बी। ठीक है, तो आप ए बी की जगह मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे और इसको मैं रिमूव करके फिर वही डिमॉन्स्ट्रेशन कर लेते। ए बी की जगह मैं क्या कर, ये फंक्शन कॉल दोबारा डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये आपके पास आ गया है। ठीक है, तो आप इसकी जो रिटर्न टाइप वैल्यू है वो किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और आप डायरेक्टली यहाँ पे डिस्प्ले भी करा सकते हैं। जी चैट में क्या है हमारे पास, अच्छा, तो ये आपके पास यहाँ पे दो तरीके यहाँ पे आ गए। तो आपके पास ये एवरेज यहाँ पे आ गया है। तो ये आपने अभी आज ये सीखा है कि आप एक ही लाइन से 3 नंबर भी एंटर करा सकते हैं, उसका तरीका ये है। ठीक, तो अब मैं इसको अभी कंपाइल करता हूँ यहाँ पे और फिर इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो एंटर 3 नंबर, आपने एक नंबर दे दिया है 45, दूसरा नंबर दे दिया है आपने 23, तीसरा नंबर आपने दे दिया है 12। ठीक है, तो आपके पास क्या है, द एवरेज ऑफ 3 गिवन नंबर इज 26। आपके पास 26 आपके पास ये इसका एवरेज आ गया। तो मैं फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे \n कर लेता हूँ तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। मैं इसको दोबारा कंपाइल कर लेता हूँ और फिर रन कर लेता हूँ। तो आपने कौन सा, एक 10 दिया है, एक 19 दिया है और फिर एक आपने 28। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज जो है, एवरेज आप 3 गिवन नंबर इज 19 आपके पास आ गया है। हाँ, इसका एग्जैक्टली 19। इस तरह नंबर मुझे बता दे जिसका पॉइंट्स में आ जाए, 5 फिर 5 और फिर 6, तो इसका क्या आएगा 5। इसका वैसे चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में होना चाहिए। फाइव 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 का फिर 5 आ जाता है। ठीक है, लेकिन चलो ये मैं वो जो है दूसरे वो किस तरह वो डेटा टाइप इसका चेंज करते हैं वो फिर हम फिर इसका कर लेते हैं। ठीक, तो ये आपके पास एक डिफिनीशन हो गई है, आप किस तरह फिर एवरेज निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो वो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ हो गई है, इसको फिर मज़ीद हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें अगर है कोई क्वेश्चन तो मुझे बता दें। हाँ जी, गुलफाम। सर पैरामीटर जो है मेन फंक्शन में और ऊपर वाले फंक्शन में हम सेम भी ले सकते हैं? किस तरह से हम लिख सकते हैं? सर जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है कि int x1 int x2 और नीचे हमने जो पैरामीटर्स लिए हैं वो लिए हैं n1 n2 n3, हाँ हाँ क्या ये सेम भी ले सकते हैं हम? हाँ, सेम भी लिख सकते हैं। n1 n2 n3 जो है ये मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल है और x1 x2 x3 कौन से है, ये एवरेज फंक्शन के लोकल वेरिएबल है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग से क्या हो जाता है कि n1 की वैल्यू कहाँ पे चली जाती है, x1 में, n2 की वैल्यू कहाँ पे चली जाती है, x2 में, n3 की वैल्यू कहाँ पे चली जाती है, x3 में। तो आप इसका सेम नेम भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इसके अपने लोकल वेरिएबल है, ये इसके अपने लोकल वेरिएबल है। ठीक है, ओके सर। ये एडिशन का फंक्शन हो गया है। ठीक है, फिर आप इसको एक प्रोटोटाइप भी बना सकते हैं। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे कहा है कि आप यहाँ पहले फंक्शन लिखेंगे, मैन के ऊपर ही लिखेंगे,
लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, मैंने बस मैन के नीचे लिखना है। ठीक है, तो इसमें फिर आपको क्या करना पड़ता है, आपको फंक्शन की प्रोटोटाइप बतानी पड़ती है कंपाइलर को कि ये फंक्शन जो है हमारे पास आने वाला है। तो वो फिर हम किस तरह कर सकते हैं, अगर आपने लाजमी आपने कहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ये जो एवरेज का फंक्शन है ये कहाँ पे लिखना है, ये मैंने मैन के नीचे लिखना है, नहीं मैंने ऊपर नहीं लिखना। ठीक है, तो उसका भी एक तरीका है, उसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप, के आप इसका प्रोटोटाइप यहाँ पे ऊपर डिफाइन कर लेते हैं और फिर इसकी बॉडी यहाँ पे नीचे आ जाती है। तो कम से कम कंपाइलर को पता चल जाता है कि हमारे पास ये वाला फंक्शन है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो इसमें क्या है कि C++ में क्या है, द कोड ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन शुड बी बिफोर द फंक्शन कॉल। ठीक है, तो फंक्शन कॉल आप जहां पे करते हैं उससे पहले फंक्शन की बॉडी हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। हाउएवर इफ वी वांट टू डिफाइन ए फंक्शन आफ्टर द फंक्शन कॉल वी नीड टू यूज फंक्शन प्रोटोटाइप। तो हमें इस सूरत में, आप कहते हैं कि मेन से नीचे इसकी बॉडी होनी चाहिए, तो हम फिर क्या यूज करना पड़ेगा, हमें प्रोटोटाइप यूज करना है। दिस प्रोवाइड द कंपाइलर विद इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शन नेम एंड इट्स पैरामीटर। इससे क्या हो जाएगा कि कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये फंक्शन नेम है इसका और इसके इतने पैरामीटर और इसका इतना रिटर्न टाइप है। तो कम से कम वो फिर आपको एरर नहीं देगा। That's why we can use the code to call a function before the function has been defined। ठीक है, तो इस वजह से हम, और इसका सिंटैक्स क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन नेम होगा, जस्ट इसका डेटा टाइप्स होंगे। ठीक है, तो वो फिर हम किसी भी फंक्शन का प्रोटोटाइप हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो हम अभी ये कंपाइल करते हैं, ये देख ले हमें एरर आ रहा है कि एवरेज का जो फंक्शन है वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। ठीक है, कि एवरेज का फंक्शन ये कंपाइलर नहीं जाता, ये जानता ही नहीं है। तो हम इसका क्या है, इस फंक्शन का हम यहाँ पे जस्ट एक प्रोटोटाइप डिफाइन कर लेते हैं। प्रोटोटाइप में क्या हमारे पास होगा, प्रोटोटाइप में हमारे पास ये चीज होगी, इसका रिटर्न टाइप, इसका नाम, और इसकी जस्ट यहाँ पे जो हमारे पास है पैरामीटर की डेटा टाइप। तो पैरामीटर की डेटा टाइप हमारे पास होगी, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, सेमी कॉलन। इसके बाद क्या आ जाएगा, सेमी कॉलन। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास है फंक्शन प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप ऑफ एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन का हमारे पास ये प्रोटोटाइप है। तो यहाँ से इससे क्या इंफॉर्मेशन इसको मिल जाएगी कंपाइलर को, कि इस तरह का एक फंक्शन है हमारे पास जिसका ये नाम है, ये रिटर्न टाइप है, और ये इसके पैरामीटर की डेटा टाइप्स है हमारे पास। ठीक है, तो ये अभी अगर हम इस फंक्शन को मैन के बाद भी इसकी बॉडी लिखते हैं तो कंपाइलर हमें कोई एरर नहीं देगा। ये देख ले, मैं कंपाइल कर रहा हूँ इसको, इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। मैं इसको रन करता हूँ, मैं 3 नंबर जो है वो फिर यहाँ पे डाल लेता हूँ, और ये हमें वही फंक्शनैलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो इसको हम किस तरह फिर, अगर आपने लाजमी फंक्शन कॉल से के बाद किसी फंक्शन की बॉडी लिखनी है तो आप क्या यूज करेंगे, आप फंक्शन प्रोटोटाइप यूज करेंगे। प्रोटोटाइप में क्या होगा, इसका रिटर्न टाइप होगा, इसका नाम होगा फंक्शन का, और इसके पैरामीटर्स की जो आपके पास जो टाइप है, डेटा टाइप है, एंटीजर है, एंटीजर है, एंटीजर है। ठीक है, तो जस्ट आप डेटा टाइप इसकी लिखेंगे। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये आपके पास एक फंक्शन प्रोटोटाइप। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है कि ये आपके पास फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया ऐड का, यहाँ पे एंट, ऐड, एंट और फिर सेमी कॉलन। ये फंक्शन प्रोटोटाइप आपके पास हो गया। तो आपके पास मेन फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन के बाद आपका फंक्शन की बॉडी हो गई है। ठीक है, लेकिन आपके कंपाइलर को पता पहले से चल गया कि आपके पास ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपको क्या एरर आपको नहीं देगा। तो ये आपके पास फंक्शन प्रोटोटाइप हो गई है। फिर हम आते हैं जो C++ में आपके पास जो बिल्ट इन फंक्शन है।
तो वो आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास। तो लाइब्रेरी फंक्शन आर द बिल्ट इन फंक्शन इन C++ प्रोग्रामिंग। तो आपके पास जो C++ के बिल्ट इन फंक्शन भी है, आपके पास बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है। तो प्रोग्रामर्स कैन यूज लाइब्रेरी फंक्शन बाय इन्वोकिंग द फंक्शन डायरेक्टली। आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हैं। दे डोंट नीड टू राइट द फंक्शन देमसेल्फ। आपको वो फंक्शन की बॉडी जो है वो खुद नहीं लिखनी पड़ेगी, जस्ट आप उसको कॉल करते हैं। ठीक है। सम कॉमन लाइब्रेरी फंक्शन इन C++ SQRT, और फिर SQRT स्क्वायर रूट के लिए, ABS एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए आपके पास एक फंक्शन है। इस डिजिट का एक फंक्शन है जो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि आपके पास ये डिजिट है या नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास मैक्स है, मिन है, आपके पास बहुत सारे फंक्शन है आपके पास C++ के बिल्ट इन फंक्शन। In order to use library function, we usually need to include the header। तो जो भी फंक्शन आप उसको करते हैं तो उसका हेडर फाइल, जो आपका जो हेडर फाइल है उसका रेलेवेंट आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, in which these library functions are defined। For instance, in order to use mathematical functions such as SQRT, ABS, ये आपके मैथमेटिकल फंक्शन है, तो आपको कौन सा जो है वो फाइल कॉल करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। वो CMath का एक फाइल है, वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप क्या चाहते हैं, मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज कर लेता हूँ। सेव एज आपके पास फंक्शन 4 और फंक्शन 5 का एक प्रोग्राम हो गया है ये आपके पास। तो आप क्या यूज करना चाहते हैं कि यूजिंग मैथ्स लाइब्रेरी फंक्शन टू फाइंड द square root of a number। ठीक है। तो आप क्या करना चाहते हैं, जो मैथ्स का जो अपना जो स्क्वायर रूट का है फंक्शन आप यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर आपको एक इंक्लूड एक और करना पड़ेगा। यहाँ पे इंक्लूड आपको क्या करना पड़ेगा, CMath। तो ये आपके पास एक फंक्शन जो इंक्लूड फाइल है, आपको लाजमी ये इंक्लूड करना पड़ेगा। CMath में ही ये सारे फंक्शन डिफाइंड है। आप फिर क्या यहाँ पे लिखते हैं, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया है नंबर। आपके पास कोई भी नंबर है, यहाँ पे आप इसको ख़त्म कर लेते हैं, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम मेन फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके पास नंबर, एंटर ए नंबर। ठीक है। आप यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, नंबर। आपने नंबर एंटर करा लिया है। ठीक है। और फिर आप क्या लिखते हैं, आप वही फ्लोट आप लिखते हैं, फ्लोट। और यहाँ पे SQ रूट आपके पास फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट आपके पास आ गया है। और फिर आप यहाँ पे जो मैथ्स का जो स्क्वायर रूट है उसका क्या नाम है, SQRT। क्या नाम है उसका, SQRT। और यहाँ पे दरमियान में आप क्या एज ए पैरामीटर आप उसको दे देते हैं, नंबर। ठीक है। तो आप उसको क्या है, SQRT और फिर नंबर, और फिर ये आपका द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इक्वल टू आपके पास क्या आ गया है, SQ रूट। ठीक है। तो आपने यहाँ पे जो आपने, और अगर आप डायरेक्ट इसको सी आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको भी सी आउट कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्या लिख ले, यहाँ पे SQRT और फिर नंबर। तो आप डायरेक्ट भी इसको आप कॉल कर सकते हैं। तो आप इसको कंपाइल कर ले, यहाँ पे आप इसको रन कर ले, तो आप एक नंबर एंटर कर ले। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं 16 एंटर करता हूँ। ठीक है। तो द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर इज 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है आपके पास।
आप दूसरा 25 आप इंटर करते हैं तो वो आपके पास 5 आ जाएगा। आप कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट में भी कर सकते हैं, तो वो फॉर एग्जाम्पल 30 का स्क्वायर रूट आपका 5.47723 आपके पास आ गया है स्क्वायर रूट इसका। ठीक है, तो ये आपने क्या यूज किया है, आपने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया है, C++ लाइब्रेरी फंक्शन जो मैथ्स में है आपके पास स्क्वायर रूट। आप दूसरा एक यूज करना चाहते हैं, मैं पावर का एक फंक्शन है, POW का एक फंक्शन है। ठीक है, तो वो आपके पास 2 नंबर मेरे ख्याल से उसमें आ जाते हैं, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं कि दिस पावर दिस, तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, आप इसको देख सकते हैं। जी माहिन। सर अगर यहाँ पे हम लोग स्क्वायर रूट को डिफाइन नहीं करते एंड डायरेक्ट हम लास्ट वाली सी आउट वाली स्टेटमेंट लिख देते हैं एंड स्क्वायर रूट नंबर, तो उससे भी हो जाएगा क्योंकि वो तो हाँ ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफाइन है ना। हाँ, उससे हो जाएगा, ये दोनों तरीकों से हो जाएगा। मैंने 2 तरीके यहाँ पे किए हैं ना। पहला तरीका मैंने क्या किया है कि SQRT का जो फंक्शन की वैल्यू है उसको एक वेरिएबल में असाइन किया है। ठीक है, तो वो वेरिएबल पे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया है। दूसरा तरीका मैंने क्या किया है कि डायरेक्टली ये SQRT की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको डिस्प्ले कराई है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हम इसकी वैल्यू डायरेक्टली किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं और डायरेक्टली डिस्प्ले भी करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। तो ये आपके पास हो गए C++ के बिल्ट इन जो लाइब्रेरीज है आपके पास, वो आपके पास जो स्क्वायर रूट आपके पास है, वो आपके पास ये आपका नंबर जो प्रोग्राम है, आपने क्या करना है, CMath का जो फाइल है वो यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो आपके पास 4 किस्म के फंक्शन आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम रिटर्न टाइप और नंबर ऑफ पैरामीटर्स अगर हम इसको जहन में रखें, तो हम 4 तरह के फंक्शन C++ के अंदर हम लिख सकते हैं। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्गुमेंट एंड रिटर्न इन फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। ठीक है, तो पहला टाइप का आपके पास क्या हो गया है कि वो फंक्शन रिटर्न भी कुछ नहीं करेगा और वो आर्गुमेंट भी कोई नहीं लेगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, उसका जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसका क्या होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, वाइड होगा, उसका एक नाम होगा फंक्शन, और फिर वो कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो उसका कोई पैरामीटर भी नहीं होगा और उसका कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होगा। दूसरी तरह का क्या हो गया, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो वो कोई वैल्यू हमारे पास रिटर्न करेगा, उसका कोई नेम होगा लेकिन उसका कोई आर्गुमेंट नहीं होगा। ये दूसरी तरह का एक फंक्शन आपके पास हो गया है। तीसरी तरह का फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन विद आर्गुमेंट्स बट नो रिटर्न टाइप। ठीक है, तो आपका फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं करेगा, उसका एक नाम होगा लेकिन उसके कुछ आर्गुमेंट होंगे, एंट x होगा, फिर एंट y होगा, जो भी होगा उसके आर्गुमेंट्स होंगे। तो ये तीसरी टाइप का फंक्शन हो गया। चौथी टाइप का फंक्शन क्या होगा कि वो रिटर्न भी करेगा, उसके आर्गुमेंट भी होंगे। ठीक है, तो रिटर्न भी कुछ करेगा, उसका नाम भी होगा और उसके कुछ पैरामीटर भी होंगे यहाँ पे एंड वाई। ठीक है, तो ये 4 तरह के फंक्शन होंगे हमारे पास, पॉसिबल है कि एक तो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पैरामीटर भी कोई नहीं होंगे। दूसरा, वो वैल्यू रिटर्न करेगा, पैरामीटर नहीं होंगे। तीसरा, वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, पैरामीटर होंगे। चौथा, वैल्यू भी रिटर्न करेगा, पैरामीटर्स भी होंगे। तो ये 4 तरह के हमारे पास फंक्शन हो सकते हैं। तो ये हमारे पास 4 तरह के फंक्शन C++ में अलाउड है। जी। सर फर्स्ट वाला है नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं? इसको मीन्स हम कि अगर डिस्प्ले के हमारे लिए यूज कर argument सकते हैं, जिस तरह हमने ग्रीट का एक फंक्शन बनाया है। तो ये एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। ग्रीट का जो फंक्शन 1 हमारा था, ओपन हमारे पास फंक्शन 1। ठीक है, तो इसमें क्या था, इसमें ये रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा
और ये रिटर्न भी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, और इसके आर्गुमेंट भी कोई नहीं है। तो इस तरह का फंक्शन हमारे पास फंक्शन टाइप 1 है, ठीक है। तो फंक्शन 2 में हमारे पास क्या था, आर्गुमेंट भी ले रहा था। तो ये 4 किस्म के पॉसिबिलिटी है फंक्शन में। तो ये जस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर हमारे पास एक आ जाता है कि हमारे पास तो आर्गुमेंट्स है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स कोई भूल जाता है आर्गुमेंट देना, ठीक है। तो वो फिर हमारे पास एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट की एक चॉइस होती है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स जो होते हैं, जिसे वी कैन प्रोवाइड डिफॉल्ट वैल्यूज फॉर फंक्शन पैरामीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स के वैल्यूज भी हम दे सकते हैं। if a function with default argument is called without passing argument, अगर हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसको आर्गुमेंट में कोई वैल्यू नहीं देते, तो वो जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट उसके होते हैं उसी को फिर कंसिडर करते हैं। then the default parameter are used, however if argument are passed while calling the function the default arguments are ignored। तो ये हमारे पास एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स की एक फैसिलिटी है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोटोटाइप हमारे पास आ गया है यहाँ पे। तो इसको मैं चलो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि वहाँ पे आपको सही तरीके से इसकी समझ आ जाए। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। कौन सा है, फंक्शन 6 हमारा नाम हो गया है इसका, फंक्शन 6 हमारा नाम हो गया है। इसको मैं सारा डिलीट कर लेता हूँ, इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा मैं इसको खुला डुला कर लेता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले में आसानी हो। तो यहाँ पे जो फंक्शन की प्रोटोटाइप हम लिखते हैं, तो उसमें हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी डाल लेते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स यहाँ पे हम आर्गुमेंट्स डाल लेते हैं, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये फंक्शन कॉल होता है और वो कोई हमारे पास आर्गुमेंट्स नहीं देता, तो यहाँ पे ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट इसके कंसिडर हो जाए। तो यहाँ पे हमने क्या है, डिस्प्ले हमने क्या किया है, हमने एक कैरेक्टर डिस्प्ले करना है कितनी बार, इतने बार, ठीक है। तो ये हमारा एक डिफॉल्ट हो गया। फॉर एग्जांपल हम 10 बार इसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या आ गया है कि ये अगर हमारे पास कॉल होता है तो ये 10 बार हमें ये डिस्प्ले कराएगा स्टार 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 स्टार, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास इसकी बॉडी है कि फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू काउंट, काउंट तक जाए ये, और प्लस प्लस आई या फिर आई प्लस प्लस यहाँ पे कर ले, आई प्लस प्लस, और फिर सी आउट सी जो यहाँ पे करेक्टर है वो डिस्प्ले करा ले। तो अगर 10 बार हो तो 10 बार ये डिस्प्ले करा ले, अगर 20 बार हो तो 20 बार ये डिस्प्ले करा ले। और फिर यहाँ पे सी आउट एंड एल, सी आउट एंड एल जो है वो फॉर लूप से बाहर है। तो ये मैं इसको पैरेंथेसिस में लिख लेता हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी सी समझ आ जाए। ये आपके पास आ गया है, ठीक है। तो ये एंड एल जो है ये आपके पास आ गया है। फिर हम इसको कॉल किस तरह कर लेते हैं, तो हमने काउंट डिफाइन किया है 5, ठीक है। काउंट हमने 5 किया है कि तो हम ये डिस्प्ले को पहली बार जब हमने कॉल किया है तो हमने कोई आर्गुमेंट इसे नहीं दिए। यहाँ पे क्या, पैरामीटर में कोई आर्गुमेंट नहीं दिए। तो अगर कोई आर्गुमेंट नहीं दिए तो इसका कैरेक्टर कौन सा बाय डिफॉल्ट होगा, स्टार होगा। नंबर इसका इंटीजर जो नंबर है वो क्या होगा, वो 10 होगा। जो डिफॉल्ट इसके होंगे तो वही डिफॉल्ट इसके रख लिए जाते हैं। तो ये लूप कहाँ तक जाएगा, काउंट इसका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा, स्टार, ठीक है। फिर हम दूसरी बार इसको कॉल कर लेते हैं विद ओनली 1 आर्गुमेंट। हमने क्या, कैरेक्टर जो यहाँ पे स्टार का कैरेक्टर था उसको हमने चेंज किया है, इस जो नंबर साइन है हमारे पास इससे हमने चेंज किया। तो ये दूसरी बार
जो है, लेकिन हमने दूसरा पैरामीटर इसका नहीं दिया है, जो नंबर है इसका सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया है, ठीक है। तो ये कितनी बार नंबर जो डिफॉल्ट वैल्यू काउंट की क्या हो जाएगी, वो 10 हो जाएगी। सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर साइन आ जाएगा। फिर हमने तीसरी बार डॉलर का दिया है और फिर कैरेक्टर की जगह डॉलर हमने दिया है, और काउंट हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। काउंट हमने यहाँ पे डिफाइन ऑलरेडी किया है, वो किया था 5। तो ये 5 बार यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो हम इसको कंपाइल कर लेते हैं और फिर हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये देख ले, पहली बार नो आर्गुमेंट पास में हमारे पास 10 मरतबा हमारे पास क्या है, आ गया है, स्टार डिस्प्ले हो गया है। फर्स्ट आर्गुमेंट पास, जब हमने फर्स्ट आर्गुमेंट सिर्फ पास किया था तो ये नंबर साइन जो है 10 बार डिस्प्ले हो गया। लेकिन हमने बहुत आर्गुमेंट पास किए हैं तो ये डॉलर का साइन 5 बार हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो ये डिफॉल्ट जो पैरामीटर्स है उसका ये फायदा है कि अगर आप भूल भी जाते हैं तो आपको कोई असर नहीं पड़ता, आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे। जी, एहतशाम, अहमद मारूफ, अहमद जोरैन, अब्दुल कदीर, नहीं है कोई क्वेश्चन, बता दें मुझे। ठीक हो गया। डिफॉल्ट आर्गुमेंट का पता चल गया है कि आप फंक्शन डिफिनीशन, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है यहाँ पे, जो आप उस वक्त डिफॉल्ट आर्गुमेंट भी दे देते हैं। तो वो फिर आपका जब भी आपके पास फंक्शन कॉल होता है तो वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे आपके पास वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास, फिर आपके पास आ जाता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि आपका एक ही फंक्शन होता है लेकिन आप उसको ओवरलोड कर लेते हैं। ओवरलोड का क्या मतलब है कि एक ही फंक्शन है आपके पास लेकिन आप उसके पैरामीटर्स को चेंज कर लेते हैं या उसकी रिटर्न टाइप को चेंज कर लेते हैं। तो वो आपके पास नाम सेम रहता है लेकिन वो ओवरलोड हो जाता है, और जो फंक्शन कॉलिंग के वक्त वो फिर उसी ओवरलोडेड फंक्शन को जो उससे मुताबिकत रखता है उसी को कॉल करता है। तो इसका क्या है कि इन C++ टू फंक्शन कैन हैव द सेम नेम। तो दो फंक्शन के सेम नेम हो सकते हैं इफ द नंबर एंड और टाइप ऑफ आर्गुमेंट पास्ड इज डिफरेंट। तो अगर उसके पैरामीटर्स के नंबर या फिर उसके टाइप जो है वो फिर हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो। These function have the same name but different argument are known as overloaded function। वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ओवरलोडेड फंक्शन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये टेस्ट है, टेस्ट का एक फंक्शन है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप इसका एंड है। फिर दूसरा जो है, दूसरा फंक्शन उसका भी टेस्ट है, उसका नाम क्या है, टेस्ट है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है लेकिन ये एक पैरामीटर ले रहा है। तो ये टेस्ट और ये टेस्ट जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये ओवरलोडेड फंक्शन हो जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा फंक्शन है, उसका नाम भी टेस्ट है लेकिन वो फ्लोट रिटर्न करता है और डबल वैल्यू लेता है एज अ पैरामीटर। तो ये भी इसका एक वेरिएंट हो जाएगा जो ओवरलोडेड फंक्शन का। चौथा फंक्शन भी हमारे पास टेस्ट है, ये रिटर्न एंड करता है और ये एक इंटीजर वैल्यू एज अ पैरामीटर लेता है, एक डबल वैल्यू एज अ पैरामीटर लेता है। तो ये सारे जो है, सारे के सारे चारों के चार फंक्शन हमारे पास क्या है, ये ओवरलोडेड फंक्शन है। क्या है वो, इसका नाम सेम रहेगा लेकिन ये दूसरे एक दूसरे से डिफरेंट है। किस वजह से डिफरेंट है कि या तो फिर इसके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इसके डिफरेंट है या फिर रिटर्न टाइप इसका डिफरेंट है। तो इसको हम फिर कहते हैं ओवरलोडिंग फंक्शन। तो ये हमारे पास बड़े काम की चीज़ है ओवरलोडिंग फंक्शन की, कि हम एक ही फंक्शन नेम हम सेम रखते हैं लेकिन उससे मुख्तलिफ किस्म की फंक्शनलिटी हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरलोडिंग फंक्शन थी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डिस्प्ले का एक फंक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्ले का एक फंक्शन है, तो इसमें हमारे पास कितने हैं, इसमें हमारे पास 3 किस्म के ओवरलोडिंग फंक्शन है। एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास फंक्शन विद 2 पैरामीटर्स। तो ये 2 पैरामीटर्स वाला फंक्शन है,
ठीक है। तो इंटीजर वेरिएबल 1 और डबल वेरिएबल 2, तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया है, वही डिस्प्ले नाम है। नाम क्या है इसका? डिस्प्ले। ठीक है, दूसरे का भी यहाँ पे डिस्प्ले नाम है, इसका नाम क्या है? डिस्प्ले है। लेकिन ये क्या काम करता है? सिर्फ एक वेरिएबल लेता है, फंक्शन विद डबल टाइप सिंगल पैरामीटर। ठीक है, फिर तीसरा जो फंक्शन है वो भी हमारे पास, उसका नाम क्या है? डिस्प्ले है, लेकिन वो सिर्फ इंटीजर वेरिएबल लेता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन इनका नाम हमारे पास सेम है, और उसको हमने डिफरेंशिएट किस चीज से किया है? नंबर ऑफ पैरामीटर या फिर डेटा टाइप ऑफ पैरामीटर्स, इससे हमने इसको डिफरेंशिएट किया है। फिर हम इसको अगर कॉल करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम कॉल करते हैं, हमने क्या किया है? एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी के नाम से। तो हम जब डिस्प्ले करते हैं, ये फंक्शन कॉल करते हैं डिस्प्ले ए, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? हमारे पास कौन सा फंक्शन? डिस्प्ले ए। ए हमारे पास क्या है? इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए? जी कोई बता दे मुझे। जब हम डिस्प्ले ए करते हैं तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा? राइज हैंड कर ले। जब हम डिस्प्ले, जी हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा? सर जिसका हमारे पास आर्गुमेंट, हमारे पास पैरामीटर एक ही था। एक ही तो डबल में भी है और ये इंटीजर भी है, तो हमारे पास ये कौन सा फंक्शन कॉल होगा? इंटीजर वाला या फिर डबल वाला? हाँ, लास्ट वाला, इंटीजर वाला। इंटीजर वाला कॉल होगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास जो आर्गुमेंट में है वो इंटीजर है, तो ये हमारे पास इंटीजर वाला कॉल होगा। फिर हम डिस्प्ले बी करते हैं, तो बी हमारे पास क्या है? डबल है, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये वाला फंक्शन कॉल होगा, जो डिस्प्ले डबल वेरिएबल वाला कॉल होगा। फिर हमारे पास ये डिस्प्ले ए और बी, यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे डबल है, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा? ये पहले वाला फंक्शन हमारे पास कॉल होगा। तो हमारे पास यही कंपाइलर को पता इस चीज से चल जाता है, इसके नेम सबका सेम है, इसका भी डिस्प्ले नाम है, इसका भी डिस्प्ले नाम है, और इसका भी डिस्प्ले नाम है। ठीक है, लेकिन इसके डिफरेंशिएट कंपाइलर किस तरह करता है? इसके नंबर ऑफ पैरामीटर से और इसकी डेटा टाइप से, वो फिर हमारे पास यहाँ पे ये करता है। तो हम इसको चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। फंक्शन 7 हम एक बना लेते हैं, फंक्शन 7 का एक हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 फंक्शन हो गए, और फिर अगर हम मेन में इसको कॉल कर देते हैं, ये हमारे पास मेन आ गया है। ठीक है, तो मेन में हम इसको कॉल करते हैं ये। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम हो गया है। तो ये हमारे पास पहला फंक्शन आ गया है। पहले फंक्शन में क्या है? इंटीजर वेरिएबल 1 और डबल वेरिएबल 2, 2 पैरामीटर्स हमारे पास लेता है। ठीक है, फिर दूसरे फंक्शन में ये डबल वेरिएबल सिर्फ हमारे पास लेता है। ठीक है, एज ए पैरामीटर। तीसरे में क्या है कि ये हमारे पास इंटीजर वेरिएबल लेता है। तो अगर हम इसको कॉल करते हैं, तो पहले वाला कौन सा कॉल करेगा? ये जो इंटीजर वेरिएबल वाला। ठीक है, तो ये इस डिस्प्ले को कॉल करेगा। ये कौन से डिस्प्ले को कॉल करेगा? ये डबल वाले डिस्प्ले को कॉल करेगा। ठीक है, और फिर ये जो तीसरा है, ये कौन से डिस्प्ले को कॉल करेगा? ये जो पहले हमने डिफाइन किया है जिसमें 2 पैरामीटर्स है, उसको कॉल करेगा। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, इसको कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल हो गया है, तो ये आपके पास जो पहले वाला था इंटीजर वाला कॉल हो गया, फिर डबल वाला कॉल हो गया, और फिर इंटीजर और फिर डबल वाला फिर कॉल हो गया है। तो ये आपके पास एक एग्जांपल थी जो फंक्शन ओवरलोडिंग की, आपके पास एक एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये आपका था आज का लेक्चर था। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में समझा दूँ। असाइनमेंट 6 जो आपका है, तो आपने 2 प्रोग्राम्स लिखने हैं। ठीक है, तो 2 प्रोग्राम्स आपने किस तरह लिखने हैं कि राइट ए C++ प्रोग्राम टू डिस्प्ले
to display table of any given number by the user using function। ठीक है, तो पहले आपने क्या किया था, आपने टेबल डिस्प्ले किया था, लेकिन यूजर कोई नंबर देता था, फॉर एग्जांपल 5 और नंबर देता था, आप 5 का टेबल यहाँ पे डिस्प्ले करा लेते थे। ठीक है, लेकिन आपने फंक्शन यूज नहीं किया था, तो आपने अभी क्या करना है, अभी आपने फंक्शन को यूज करना है और उस टेबल को आपने क्या करना है, डिस्प्ले करना। द फंक्शन मस्ट नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, तो आपका किस तरह होगा, आपका इस तरह का कोई फंक्शन होगा कि वो वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वाइड होगा और फिर टेबल उसका कोई नाम होगा और यहाँ पे कोई वो नंबर लेगा, एंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे उसकी कोई बॉडी होगी, तो वो रिटर्न कुछ नहीं करेगा, सी आउट यहाँ पे कुछ करेगा, जो भी आपका दिल चाहता है। ठीक है, तो आप उसी तरह करा लें और फिर आप टेबल के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैंने आपको ये आसान बना दिया है कि फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले क्या करेगा, उसके नंबर के टेबल को डिस्प्ले करेगा। एंड इट मस्ट टेक द गिवन नंबर बाय द यूजर एज पैरामीटर। तो यहाँ पे जो यूजर इसको नंबर देता है वो एज ए पैरामीटर ये लेगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक प्रोग्राम आ गया है। मेरी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी रेज हैंड कर ले, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, वकास आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन मुझे एक हो गया है, थोड़ा सा मैसेज मुझे आ गया था, मैं समय शायद आवाज़ नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने इस तरह टेबल का एक फंक्शन बनाया है, ये क्या लेगा, एज ए पैरामीटर नंबर को लेगा, वाइड होगा, ये कोई आपको रिटर्न नहीं करेगा और यहाँ पे आपको टेबल डिस्प्ले कराएगा। तो ये आपका एक प्रोग्राम हो गया। दूसरा आपका किस तरह राइट सी प्लस प्रोग्राम टू फाइंड क्यूब of any given number by the user using one argument function। ठीक है, हमने जिस तरह स्क्वायर किया था, स्क्वायर का फंक्शन हमने किया हुआ था ना। ठीक है, तो आपने क्या अभी करना है, क्यूब। तो क्यूब आपका क्या है, क्यूब में आपका एक नंबर जो है 3 मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपका क्या बन जाता है, क्यूब बन जाता है। हमने स्क्वायर का ऑलरेडी लिखा है, आज आपने क्यूब को मालूम करना है। तो ये फंक्शन किस तरह होगा, द फंक्शन मस्ट रिटर्न द क्यूब वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो इसका किस तरह आपके पास होगा कि आपका यहाँ पे एक इसका रिटर्न टाइप होगा और इसका एक नाम होगा और फिर यहाँ पे एक पैरामीटर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ रिटर्न भी करेगा। ठीक है, रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह का एक फंक्शन आपके पास होगा, आप इसी फंक्शन को बनाएंगे और वो आपके पास जो है वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपने ये 2 छोटे छोटे प्रोग्राम आपने लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें अगर है कोई क्वेश्चन, मैं आपको स्क्वायर वाला प्रोग्राम दोबारा दिखा देता हूँ, मैं अपलोड भी करूँगा, लेकिन मैं चलो दोबारा भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा उसको स्क्वायर वाला प्रोग्राम ये। ठीक है, तो ये आपके पास इंस्टेड ऑफ स्क्वायर आपके पास क्यूब आ जाएगा और बाकी आपके पास ये चीज़ें आ जाएगी। ठीक, तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वो आपके पास ये आपके पास किस तरह रिटर्न भी कोई कर रहा है वैल्यू और ये आर्गुमेंट में भी कोई नंबर आपका ले रहा है। ठीक है, ये आपका है थोड़े से 2 छोटे छोटे प्रोग्राम। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दे। जी माहिम। सर जो फंक्शन 5 था सर, वो हाँ। रिवाइज करवा देंगे उसकी जो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, फंक्शन 5 ये वाला स्क्वायर रूट वाला, ये वाला दोबारा आप हाँ जी,
वो अच्छा जी। सर वो एक्चुअली लाइट चली थी तो वो मुझसे मिस हो गया था। इससे आगे वाला एक क्वेश्चन, एक फंक्शन था। हाँ, इससे आगे वाला कौन सा था? फंक्शन 6 तो नहीं था। ये डिस्प्ले का था। यस सर, ये वाला अच्छा, सर। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमने इसमें डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि आपके पास डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स आपके पास जब आप फंक्शन का प्रोटोटाइप आप लिखते हैं यहाँ पे, तो आप इसके जो डेटा टाइप के साथ आप क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी लिख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट वैल्यू उस सूरत में काम आएगी जब आप उसको यूज़र आपके कॉलिंग के वक्त, फंक्शन कॉलिंग के वक्त वो कोई वैल्यू नहीं देता एज ए पैरामीटर। तो अगर वो कोई वैल्यू आपके एज ए पैरामीटर नहीं देता, तो आपकी जो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है यहाँ पे वही कंसिडर हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फंक्शन है डिस्प्ले के नाम से। ठीक है, इसका नाम क्या है? डिस्प्ले है। तो इसका पहला पैरामीटर क्या है? कैरेक्टर टाइप है। दूसरा पैरामीटर क्या है? इंटीजर टाइप है। तो कैरेक्टर टाइप में आपने क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये कैरेक्टर को डिस्प्ले कराता है फॉर ए नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो आपका जो पहला पैरामीटर है वो कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर अगर आपका कोई नहीं, यूजर ने फंक्शन कॉलिंग के वक्त कोई भी नहीं दिया, तो वो आप क्या कंसिडर करेंगे? कौन सा कैरेक्टर ये डिस्प्ले कर ले? स्टार का कैरेक्टर। और कितनी बार डिस्प्ले कर ले? तो वो 10 बार डिस्प्ले कर ले। तो एंड इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये आपके पास एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट आ जाते हैं। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ये फायदा होता है आपका कि अगर आपका जो यूजर है वो फंक्शन कॉलिंग के वक्त वो वैल्यूज मिस भी कर ले, तो आपके कम से कम एज ए बैकअप प्लान आपका डिफॉल्ट आर्गुमेंट रहते हैं। तो आपका ये फंक्शन की बॉडी आ गई है, तो डिस्प्ले आप क्या कहते हैं? कैरेक्टर सी कैरेक्टर आप डिस्प्ले कराते हैं एंड काउंट। ठीक है, तो आपका क्या है कि फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू काउंट, और आई प्लस प्लस आप सी आउट सी कर लेते हैं, तो उसी कैरेक्टर को डिस्प्ले करा रहते हैं फॉर काउंट। ठीक है, तो काउंट मतलब आपने 10 बार इसको डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे एंड एल आपका आ जाएगा। तो इसका फायदा हमें कहाँ पे आता है? तो अगर आप मेन फंक्शन में चले जाए, यहाँ पे आपने काउंट तो यहाँ पे डिफाइन कर लिया है कि आपका काउंट कितना होगा? 5 होगा। लेकिन आपने डिस्प्ले को कॉल कर लिया है, यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लिया है, लेकिन यहाँ पे कोई आपने पैरामीटर्स इसको नहीं दिए, कोई पैरामीटर नहीं दिए। तो अगर यहाँ पे कोई पैरामीटर इसको नहीं मिलते, तो ये कौन से पैरामीटर्स को डिफॉल्ट कंसिडर करेगा? कैरेक्टर इसका स्टार हो जाएगा, और इंटीजर इसका ये काउंट का जो वेरिएबल है, यहाँ पे काउंट का जो वेरिएबल है ये कितना होगा? ये 10 होगा। ठीक है, तो इसको कोई यहाँ पे नहीं मिला, वो यहाँ पे कोई पैरामीटर ही नहीं मिला, तो ये डिफॉल्ट जो आर्गुमेंट है उसी को कंसिडर करेगा। दूसरे एग्जांपल में दूसरे बार इसने डिस्प्ले को कॉल किया है, लेकिन सिर्फ एक ही पैरामीटर से, ये नंबर साइन जो है, इसने कोई काउंट का वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, लेकिन काउंट का वेरिएबल जो इसका डिफॉल्ट है वही फिर यहाँ पे कंसिडर होगा। 10 है यहाँ पे, तो ये काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाय डिफॉल्ट 10 हो जाएगी। तीसरी बार इसने जब डिस्प्ले को कॉल किया है, तो पहले कैरेक्टर की जगह उसने क्या किया है? डॉलर साइन, और फिर काउंट यहाँ पे ऑलरेडी इसने डिफाइन किया था 5, तो ये 5 बार डॉलर का साइन यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का हमारे पास फायदा क्या है कि अगर हम फंक्शन कॉलिंग के वक्त वो उसको मेंशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर कर ले तो बेहतर है, अगर ना करे तो वहाँ पे जो डिफॉल्ट उसकी वैल्यू है वही उसकी कंसिडर हो जाती है। तो ये इसको अगर हम रन करते हैं यहाँ पे, तो अगर नो आर्गुमेंट पास, तो ये यहाँ पे क्या था कि 10 बार स्टार डिस्प्ले हो जाएगा। एक आर्गुमेंट हमने दिया था जो नंबर साइन, तो नंबर साइन 10 बार डिस्प्ले हो जाए, क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू नहीं दी थी। लेकिन तीसरी बार जब हमने डिस्प्ले को कॉल किया है, तो हमने कैरेक्टर की वैल्यू भी दी थी और फिर काउंट की वैल्यू भी दी थी। काउंट की वैल्यू क्या थी? 5 थी, और कैरेक्टर की जगह हमारे पास डॉलर साइन था, तो हमारे पास ये हमारे पास डिस्प्ले हो गया।
जी सर मीन्स के हमारे पास जो डिस्प्ले का फंक्शन है वो ऑलरेडी डिफाइन है लाइब्रेरी में, तो हम फिर उसको यूज कर सकते हैं। और अगर वो डिफाइन ना होता तो हम फिर उसको सी आउट की डिफाइन नहीं है, डिफाइन तो नहीं है हमारे पास, हमने खुद डिफाइन किया है। ये देख रहे हैं ना, हमने खुद डिफाइन किया है यहाँ पे, ठीक है। हमने खुद बनाया है डिस्प्ले का फंक्शन, हमने खुद बनाया है, लेकिन उसको किस चीज से के साथ बनाया है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट के साथ बनाया है। अभी ये डिपेंड करता है यूजर इसको कॉल किस तरह करता है, ठीक है। तो पहली बार जब उसने कॉल किया है तो विदाउट एनी पैरामीटर्स, जस्ट उसने डिस्प्ले लिखा है, पेरेंथेसिस ओपन पेरेंथेसिस बंद, और फिर जस्ट उसने, तो इस सूरत में अगर यहाँ पे अगर हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट ना हो तो वो हमें एरर देगा। ये देख ले, मैं ये रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ जस्ट हमारे पास कार है और यहाँ पे हमारे पास N10 है। मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और ये देख ले, क्योंकि वो कहता है कि हमारे पास ये डिस्प्ले का जो है इसमें इतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने पहले यहाँ पे कहा हुआ था कि इतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको देने हैं, तो आपको लाजमी यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस एरर को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम फिर क्या यूज करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोग्रामर भूल भी जाए तो हमारे पास कम से कम एज ए बैकअप प्लान हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे डिफॉल्ट आर्गुमेंट यहाँ पे दे देते हैं, वहाँ यहाँ अब डिफॉल्ट आर्गुमेंट हमने कैरेक्टर में अगर वैल्यू हमारे पास नहीं आती तो यहाँ पे स्टार पुट हो जाए। अगर इंटीजर में हमारे पास वैल्यू काउंट में हमारे पास वैल्यू नहीं आती तो यहाँ पे डिफॉल्ट क्या हो जाए, 10 पुट हो जाए, ठीक है। तो अगर हम दोबारा इसको अभी कंपाइल करते हैं तो ये हमें कोई एरर नहीं देगा, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन हो इसमें या किसी और प्रोग्राम में? ठीक हो गया जी। माहिन आप जो आज नहीं है ना, स्टूडेंट्स नहीं है आज, तो उनका मुझे फिर नाम भेज दे कि कौन स्टूडेंट आज एब्सेंट है, ठीक है। तो वो ज़्यादा मेरे लिए इजी हो जाएगा। जी गुलफाम। सर मेन फंक्शन से ऊपर हम जो फंक्शन लिखते हैं, नीचे जो हम फंक्शन लिखते हैं, इसकी हमें ज़रूरत क्यों फील हुई? क्योंकि हम ये सारा कुछ मेन में भी तो कर सकते हैं। तो वो मॉड्यूलराइज नहीं होता ना हमारे पास, हम तो इस वजह से फंक्शन का मेन फायदा हमारे पास क्या है कि हम मॉड्यूलराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या है, एक हमारे पास बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, ये तो चलो हमारे पास छोटा प्रोग्राम है, हमारे पास इतना बड़ा प्रोग्राम हो जाता है उसमें 1000 लाइंस ऑफ कोड होते हैं, तो वो 1000 लाइंस ऑफ कोड को मैनेज करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल हो जाए। तो हम उसको क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे फंक्शनलिटीज में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक फंक्शनलिटी को एक फंक्शन में हम कर लेते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, हम मॉड्यूलराइज कर लेते हैं। तो हमारा एक तो स्ट्रक्चर हमारे पास अच्छा आ जाता है, दूसरा हम इसको फॉर एग्जांपल हमने डिस्प्ले का यहाँ पे बनाया है, तो हमने कितनी बार इसको कॉल किया है, 1 2 और 3, हम इसको बार बार कॉल कर सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रीयूजिबिलिटी का भी एक फैक्टर आ जाता है। तो इस वजह से हम फिर फंक्शंस को यूज करते हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि वो हमें एक फंक्शनलिटी क्या कर लेता है, प्रोवाइड कर लेता है। जी जी CR मुझे फिर भिजवा दे, ठीक है, जो आज की अटेंडेंस है। और कोई क्वेश्चन हो आज के इस बारे में? अच्छा ठीक है, ओके जी, ओके देन, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।